अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दो, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अवेटेड और बहुत ही डिमांडेड क्लास को करने वाले हैं। गुड इवनिंग नेहा, मुस्कान, जारा, हमजा, हबीबा, अनीशा, हेलो एवरीबडी। हाँ, आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पर, आई नो, क्योंकि ये सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट जोलॉजी पढ़ाई थी, वो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी। बट उस समय पर जो एनटीए का सिलेबस था उसमें केवल फ्रॉग था। तो फ्रॉग में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। इसी प्लेलिस्ट का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाया था। एक्चुअली इस चैप्टर के 2 पार्ट्स पढ़ाए थे। फर्स्ट पार्ट में एनिमल टिश्यू और सेकंड पार्ट में फ्रॉग। बट एनटीए तो एनटीए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, और उसके बाद में इसमें कॉकरोच ऐड कर दिया। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर मैसेजेस कर रहे थे कि हमने इसी सीरीज से पूरी जोलॉजी कंप्लीट की है, तो मैम ये भी पढ़ा दीजिए। सो हियर आई एम, आपकी गुरु मां, आपको कॉकरोच आज टिप्स पे कराने के लिए। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई, बताइए। आई होप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। डर लगना शुरू हो गया होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन होना शुरू हो गई होगी। उस टेंशन के आगे एट लगाकर अटेंशन हो जाना है। जी हाँ, प्लान्ड वे में सिस्टमैटिक होकर पढ़ाई करते रहने हैं। रिविजन्स भी एक ही जगह से करने हैं। किसी भी एक टीचर को एक सीरीज को पर सब्जेक्ट या पर यूनिट या पर चैप्टर चूज करिए और उन्हीं का पढ़ाया हुआ बार बार पढ़िए। मैं यहां देखती रहती हूँ आप लोग आपस में ओपी लिखकर और टीचर्स के नाम पे लड़ते रहते हो। सारे टीचर्स ओपी हैं, सब बेस्ट हैं। जिनसे भी आपको पढ़ना है, जिनसे भी आपके मन के तार मिल जाए, बॉन्डिंग बन जाए, बस एक को चूज करिए और उन्हीं से बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, करें आज की क्लास शुरू। चलिए, तो मैं यहां पर आपको टिप्स पे करवा दूंगी पूरा कॉकरोच। 90% में आपको क्लास में याद भी करवा दूंगी। थोड़ा सा जो बचेगा वो आप घर जाकर, मतलब घर पे तो आप हैं ही, उसे आप पक्का कर लेना, आपको याद हो जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क में दूंगी कि ये आप पॉइंट्स अलग से एक जगह नोट डाउन कर लेना, या इनफैक्ट आप एक काम करो ना, आप अपना एक रजिस्टर लेकर बैठ ही रहे हैं, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ और आखिरी पेज एक एक्स्ट्रा पेज ले लो जिस पर जो जो सेगमेंट्स मैं बोलूंगी उसे सिर्फ नोट करते जाना। वो आपको हेल्प करेगा लास्ट के 1 वीक में रिविजन करने के लिए। देखो, इसे हल्के में मत ले लेना कॉकरोच को। कॉकरोच से ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट हर साल कॉकरोच से क्वेश्चन आया। नीट 2023 में भी इससे एक क्वेश्चन आया है और हमारे लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तैयार है मेरे नादान परिंदों मेरे साथ कॉकरोच पढ़ने के लिए? आइए, आप जानते हैं कि हम जीवन में आशीर्वाद को बहुत बड़ा मानते हैं, ब्लेसिंग को बहुत बड़ा मानते हैं, दुआओं को बहुत बड़ा मानते हैं। बिना आशीर्वाद के जीवन में कुछ नहीं होता। तो अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। पढ़े, करें शुरू। चलिए, अब सबसे पहले कॉकरोच के बारे में कुछ जनरल बातें। देखो, कॉकरोच अगर कोई पूछे, पहले तो कॉकरोच का आधार कार्ड बनाते हैं। चलो, कॉकरोच का आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, आईडी कार्ड। आजकल सब जगह आईडी कार्ड जरूरी है, नीट के फॉर्म में भी जरूरी है। बताइए, सबसे पहले इसका किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। तो मैं लिख नहीं रही हूं। फाइलम क्या होगा बताओ? अभी तो मेरे बच्चे तो चैंपियंस हो चुके हैं। आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स आ जाएंगे। ओके, क्लास क्या होगी? क्लास 6 पैर वाला, 3 पेयर, यानी इंसेक्टा। इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या होता है? आप लोग पूरा एनिमल किंगडम भी पढ़ चुके हैं। 6 पैर है तो हेक्सापोडा। अब हम जो स्पीशीज पढ़ने वाले हैं, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है, उसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आधार कार्ड में हमारी फोटो चिपकी रहती है, आइए हम कॉकरोच की फोटो देखते हैं। कॉकरोच की फोटो मतलब सबसे पहले कॉकरोच का कलर देखते हैं। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनो। नॉर्मली आपने अपने घरों में, सबने यार कभी ना कभी कॉकरोच देखा होगा। सिंक के आसपास, किचन के सिंक के, बाथरूम के सिंक के आसपास कॉकरोच देखा होगा। तो कॉकरोच कौन से कलर का दिखता है? जनरली ब्राउन कलर का होता है। एक काला वाला कॉकरोच भी होता है, ब्राउन या ब्लैक। इसमें तो कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ट्रॉपिक्स, इक्वेटर के पास, बड़े सुंदर सुंदर, बड़े रंग बिरंगे कॉकरोच भी मिलते हैं। आप ऐसा मत सोचो कॉकरोच केवल काला सा, ब्राउन सा है। सो कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में, अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा जनरली मिस हो जाता है, कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में रंग बिरंगे कॉकरोच हैं। कौन से रंग बिरंगे हैं, कौन कौन से कलर्स के हैं? आइए आपको याद कराती हूँ, 1 सेकंड में याद करा दूंगी। ट्रॉपिकल को ट्रैफिक लाइट समझ लो। बताओ, ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है? ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है? ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है? रेड मतलब रुको, ग्रीन मतलब जाओ, और येलो मतलब अपना अपना देख लो भाई। सो रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, बिल्कुल वही वाले कलर जो ट्रैफिक लाइट में होते हैं, उस कलर के प्यारे प्यारे से कॉकरोचेस मिलते हैं। अब कॉकरोच की फोटो खींच रहे हैं तो कॉम्प्लेक्शन कलर देख लिया। अब कॉकरोच की साइज देखते हैं। अब ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे गलती होने का बहुत चांस होता है। एनसीईआरटी में 2 डेटा है, ध्यान से। एक है 1/4 से लेकर
3 इंचेस, मतलब 0.25 इंच से लेके 3 इंच, जिसको इन्होंने सेंटीमीटर में भी लिखा है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन ये दी है जहां पे जनरल कॉकरोच की बात की, एक एवरेज की, और फिर जहां पर पर्टिकुलरली पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात की है उसका साइज अलग दिया हुआ है। उसका साइज कितना है, आओ आपको एक ट्रिक से याद कराती हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे नीट के बाद भी। 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 3 4 5, 3 4 5, वापस से 3 लिख दिया, ये लो, बहुत इजी है। 3 4 5, आखिरी में 3 लिख दिया, याद हो गया सबको? ठीक है, चलिए। अब कॉकरोच आपने जनरली घरों में कब देखा है? कॉकरोच देखना, रात को अपन वॉशरूम के लिए गए तो वो WC के आसपास, वॉश बेसिन के सिंक के आसपास, या किचन में जहां पर अपन डस्टबिन रखते हैं, यानी ये रात के प्राणी हैं, दे आर नॉकटर्नल। कॉकरोच क्या खाते हैं, ये बात आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कॉकरोच जो है वो फल सब्जी ये सब जो गिरा पड़ा है वो भी खा लेते हैं और कीड़े वीड़े भी खा लेते हैं, यानी बिल्कुल हमारी तरह हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, यानी हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, यानी ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस। क्या इतने पॉइंट्स सबको अच्छे से क्लियर हो गए? मेरे साथ क्लास में याद करना है, हमारी तरह ओमनीवोरस हैं, रात के प्राणी हैं, ठीक है? मुस्कान, नेहा, साक्या, गौतम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आपको वन शॉट चाहिए तो E2's इंडिया जो चैनल है वहां पर मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा, ये जनरली सिंक के आसपास दिखते हैं या कमोड के आसपास दिखते हैं जहां थोड़ी सी नमी रहती है, थोड़ा सा गीलापन रहता है, यानी ये जनरली डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। इसे वो ड्राई कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। अब आइए अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी साथ में रखिए, पर जब मैं बोलूंगी तभी एनसीईआरटी ओपन होगी। चल, एनसीईआरटी में अब ये वाली लाइन मार्क करिए, वो हमारे घरों में मिलते हैं, तो रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम, कॉकरोच निकालो फर्स्ट पैराग्राफ, रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम, और बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे मक्खियां फैलाती हैं ऐसे ही कॉकरोच भी फैलाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मार्क करने हैं, बाकी सब हमने लिख लिया है, ठीक है? कुसुम, डॉक्टर शौर्य, पेज नंबर, आई थिंक देखो न्यू एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, इसीलिए मैं एनसीईआरटी ही पूरी की पूरी पीडीएफ लगाकर लाई हूं। ओल्ड एनसीईआरटी में आई थिंक पेज नंबर 111 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चल, अब आओ हम सबसे पहले कॉकरोच बाहर से कैसा दिखता है वो समझेंगे, और फिर अंदर से कैसा दिखता है वो समझेंगे, यानी हम पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर हम उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। सो मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भाई हमारी बॉडी में क्या है, हेड, ट्रंक, थोरैक्स और एब्डोमेन, हमारे में भी तो यही है, हेड है, छोटी सी नेक है, थोरैक्स रीजन है जहां पे हार्ट लंग्स है, और फिर एब्डोमेन है जहां पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज, वो सब है। बस ऐसे इसके भी बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो कॉकरोच की बॉडी के भी 3 रीजन्स हो गए, बिल्कुल हमारी तरह। एक इसका हेड हो जाएगा, एक थोरैक्स हो जाएगा, और एक एब्डोमेन हो जाएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि फ्रॉग भी सिलेबस में है, फ्रॉग की बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। अब या अगर आप लोगों को एनिमल किंगडम याद हो, तो एनिमल किंगडम में जब आप 7 कैरेक्टर्स पढ़ते हो उसमें सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म अपन पढ़ते थे। यस, 2 पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक, वेरी गुड। फ्रॉग में नेक नहीं होता, टेल नहीं होती। चलिए, अब सेगमेंटेशन में हम कॉर्डेटा में इंटरनल पढ़ते थे, एनेलिडा में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़ते थे, और कॉकरोच के अंदर यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पढ़ते थे। अगर आपको याद आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनकी बॉडी को कट करके अंदर से देखोगे तो कोई पार्टीशंस नहीं मिलेंगे, पर बाहर से पार्टीशंस मिलेंगे। कितने सेगमेंट्स होते हैं ध्यान से समझिए। एक्चुअली एब्डोमेन जो है बचपन में 11 होते हैं, पर फिर अडल्ट में 10 रह जाते हैं। थोरैक्स में 3 होते हैं, बाद तक भी, एंड तक भी 3 रहते हैं, और हेड में 6 होते हैं, पर वो फ्यूज करके 1 बना लेते हैं। हेड जो है सर, उसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं, 6 चेंबर्स होते हैं जो फ्यूज होकर फिर 1 बना लेते हैं, फ्यूज होकर। यानी एम्ब्रियो में टोटल 11 + 3 14 + 6 20 सेगमेंट्स होते हैं, पर अडल्ट में केवल 14 सेगमेंट्स मिलेंगे। हेड का 1 सेगमेंट हो जाएगा, थोरैक्स के 3 सेगमेंट हो जाएंगे, और एब्डोमेन का 10 सेगमेंट हो जाएगा। आप पूरी डिटेल नहीं भी याद रखोगे चलेगा, आपको ये आना चाहिए कि हेड वाला 6 फ्यूज होके 1 बनाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब ध्यान से समझो, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में आपने एनिमल किंगडम में कैरेक्टर पढ़ा था कि उसकी जो बाहर का स्केलेटन है, ढांचा है, एक्सोस्केलेटन,
वो काइटिन का बना है। काइटिन यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नाग जिसको बोलते हैं, उसकी यूनिट्स ने मिलकर बनाया। ये वही काइटिन है जो फंजाई की सेल वॉल में भी मिलता है। और इस काइटिन के कारण इतना हार्ड सरफेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा कहते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, ईश्वर नहीं करे कभी हो, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, न्यूक्लियर वॉर होगा, उसमें सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, हम तो सब बहुत जल्दी निपट जाएंगे, पर कॉकरोच सर्वाइव करेंगे और कॉकरोच राज्य करेंगे। यानी कि जबरदस्त एक्सट्रीमली हार्ड एक्सोस्केलेटन है काइटिन का बना हुआ। तो इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन बहुत जबरदस्त हार्ड। और काइटिन आप जानते हो, एक बार क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं लिख देती हूं, ये नाग यूनिट से मिलकर बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज। अब एक बात समझो, जैसे सपोज करो एक कॉकरोच है, उसके ऊपर कवच है काइटिन का, ऐसा पूरा एक सा नहीं होता, वो ऐसे ऐसे हर सेगमेंट जो है, ऐसा समझो जैसे मान लो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, थोरैक्स की 3 सेगमेंट है, सपोज ये फर्स्ट सेगमेंट है, तो इस पे काइटिन की प्लेट्स लगी हुई हैं। कैसे प्लेट्स लगी हैं? एक ऊपर प्लेट है, एक नीचे प्लेट है और 2 साइड में। कॉकरोच बेचारा लेटा हुआ है ना, तो एक ऊपर है, एक नीचे है और 2 साइड में है। अब मैंने आप लोगों को, अगर आपने मुझसे जूलॉजी पढ़ी है या जहां भी पढ़ी होगी, आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि जब हम खड़े होते हैं तो ये वेंट्रल है, एंटीरियर, फ्रंट को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे पोस्टीरियर को डॉर्सल बोलते हैं, और ये लेटरल होता है। हम 2 पैरों पे खड़े रहने वाले हैं। अगर हम लेट जाएंगे यानी जो रेंग कर चलेंगे, तो ये जो वेंट्रल है एंटीरियर, ये लोअर हो जाता है, और डॉर्सल जो पोस्टीरियर है वो अपर हो जाता है। यानी एक ऊपर अपर डॉर्सल प्लेट होगी काइटिन की, एक नीचे वेंट्रल प्लेट होगी, और 2 साइड में प्लेट्स होंगी। इन प्लेट्स को कॉमन नेम देते हैं स्क्लेरीड्स। क्या नाम देते हैं? स्क्लेरीड्स। तो इसमें हार्ड काइटिन की प्लेट्स मिलती हैं, प्लेट्स, उन्हें बोलते हैं स्क्लेरीड्स। कॉमन वर्ड क्या है? स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स। जैसे सपोज करो एक सेगमेंट में ये एक स्क्लेरीड है, ये दूसरी स्क्लेरीड है, और ये लेटरल 2 स्क्लेरीड्स है। अपर वाली को ये डॉर्सल हो गई और नीचे वाला वेंट्रल होता है। ये पंडा हर जगह होता है, चाहे अर्थवर्म हो, कॉकरोच हो, कुछ भी हो, ये लेटरल हो गया। तो इन सबको स्क्लेरीड्स कहते हैं, पर उसमें भी पर्टिकुलरली नामकरण कर दिया। इसे बोलते हैं टर्गाइट, इसे कहते हैं स्टर्नाइट, और इसे कहते हैं प्लूराइट। मैं कैसे याद कराती हूं? बहुत आसान है, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, बहुत 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 आसान है। टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल। ये देखो, टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल। सबसे ऊपर वाला, ऊपर यानी डॉर्सल वाली टर्गाइट, साइड वाली प्लूराइट, और नीचे वाली स्टर्नाइट। और वैसे भी बहुत इजी है माय डियर नादान परिंदो, नीचे वाली हमारे फ्रंट में स्टर्नम बोन होती है, और फ्रंट वाला ही तो वेंट्रल होता है, तो इनके भी वेंट्रल में स्टर्नम यानी स्टर्नाइट है। क्लियर? जीआर, स्प्रिंग, थैंक यू आदि, थैंक यू। आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? आई एम सो हैप्पी। अब एक बात इमेजिन करो, मैं कह रही हूं ये जबरदस्त हार्ड काइटिन की प्लेट्स हैं, अगर ये पूरी आपस में चिपक जाए फिक्स, ये तो बेचारा मूव ही नहीं कर पाएगा, अंदर की बॉडी तो मूव ही नहीं कर पाएगी। तो ये आपस में पूरी तरह फ्यूज नहीं है, जैसे हमारी हड्डियां जो हैं वो भी डायरेक्ट फ्यूज थोड़ी होती है, उनमें भी लिगामेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से इन्हें आपस में ज्वाइन करती है फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ये ज्वाइन करती है, और ज्वाइंट के लिए आर्थ्रो वर्ड यूज करते हैं, जैसे गठिया बाय, जोड़ों का जो बीमारी है उसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसी तरह ये एक ज्वाइंट करने वाली मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और नेचुरली ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नेचुरली लॉजिकली ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। इतना क्लियर हो गया सबको? आर्टिकुलर, हाँ आर्टिकुलर, आर्टिकुलर क्योंकि ज्वाइन कर रहा है इसीलिए आर्टिकुलर, और नाम पर्टिकुलरली हो गया आर्थ्रोडियल। जल्दी से बना लो फटाफट से, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्लेराइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, हार्ड प्लेट्स हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, जॉइंट बाय, ऑफ कोर्स ये पतली भी होगी, थिन एंड फ्लेक्सिबल। इसे थिक कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, रिजिड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? चलिए, डेंगू और चिकनगुनिया, हेमा काफी स्टूडेंट्स मुझसे ये बोल रहे हैं, मैं कंपटीशन वाला पर जो उम्मीद सीरीज चल रही है उसमें 12th जूलॉजी में लेने वाली हूँ, वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी, डेंगू और चिकनगुनिया मैं वहां पे कवर करवा दूंगी, ठीक है? वहां से पढ़ लेना आप। चल आगे बढ़े हम, तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आओ हम एक मेजरली डायग्राम बनाकर पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेड बनाते हैं, आइए बनाइएगा मेरे साथ। सपोज करो ये हेड है, हेड। अब हेड में क्या क्या होगा?
हेड की कुछ बातें लिखते हैं अपन, चलो साइड में लिख लेते हैं हेड के बारे में। भाई हेड कैसा दिख रहा है, शेप कैसा दिख रहा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है ट्राइंगल की तरह, यानी ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। और हेड आगे होगा कि पीछे? अरे यार पूरी हेड तो सबका ही आगे ही होता है ताकि अपन सेंसरी ऑर्गन्स उस पर रहे और खाना वाना ढूंढ पाए, अपना बचाव कर पाए, तो हेड तो हमेशा एंटीरियर होगा, एंटीरियर। और हेड बना कैसे है? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, अभी अभी बताया था ये आपको, 6 सेगमेंट्स। अब इसका हेड कैसा होता है? कॉकरोच आप सबने देखा होगा, सपोज करो ये कॉकरोच का बॉडी है, यानी थोरैक्स और एब्डोमेन है, तो हेड सीधा नहीं होता, ये हेड है मान लो, हेड ऐसे रहता है 90 डिग्री पर। कॉकरोच को कभी भी देखना, अभी बनाना मत आप, कॉकरोच हमेशा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। तो हेड 90 डिग्री पर रहता है, इसे बोलते हैं हाइपोगनेथस हेड। एनसीईआरटी में लिखा है क्लियरली, इट इज एट 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी, एक्सिस ऑफ बॉडी। मुझे सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन यूं 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 करके नहीं पढ़ाना, मुझे आपको क्लास में याद करवाना है, ये मेरा टारगेट है। चलिए, अब हमारे हेड पे क्या क्या मिलता है? हमारे हेड पे आंख मिलती है, नाक मिलती है, मुंह मिलते हैं, कान, यानी सारे सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं। ठीक इसी तरह इसके हेड पर भी इस तरह से 2 एंटीना मिलते हैं। ये तो सबने देखे होंगे, कॉकरोच का वो लंबे से, जब भी कॉकरोच के पास जाते हैं छोटे बच्चे उसको टच करते हैं और कॉकरोच एकदम भाग जाता है, ये क्या है? जी हाँ, ये है एंटीना। एंटीना बहुवचन हो जाएगा एंटीने। कितने हैं ये? दिख रहे हैं, एक जोड़ी यानी 2। लंबे से हैं, सेगमेंटेड है, धागे जैसे हैं, सेंसरी है, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे, सेंसरी। एक्चुअली पता है ये इसकी नाक का काम करते हैं, ये सूंघते हैं और ये टच कर सकते हैं। तो आगे अगर कोई शिकार है, शिकारी है, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही टच करते हो इसको समझ जाता है खतरा है, ये भाग जाता है। खाने को सूंघते भी इसी से हैं ये। चलिए, इसके बाद इसकी आंखें बनाते हैं। अब इसमें एक जोड़ी सिंपल आई होती है, सिंपल आई, ऑसिली भी बोलते हैं इसको, सिंपल आई। लेकिन जो मेन है, जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, जी हाँ, एक जोड़ी कंपाउंड आई है। कंपाउंड का मतलब ही होता है कोई चीज बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये हो गई इसकी कंपाउंड आई। कितनी कंपाउंड आईज दिख रही हैं? अगेन 2, एक जोड़ी। और ये सर पे कहां होगी? सोचो यार, आंख तो फ्रंट की तरफ होती है ना, तो आंख तो ऊपर होनी चाहिए, तभी तो देखेगा। अगर आंख नीचे हो गई, दब गई, वैसे ही ये खुद ही 90 डिग्री पर है और आंख भी नीचे हो गई, तो देखेगा कैसे? तो एनसीईआरटी की लाइन है कि ये डॉर्सल है, डॉर्सली प्लेस्ड है। और हर आंख के अंदर 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं, 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स, जिन्हें ओमाटीडिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझो। देखो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे सपोज अभी आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेरे सामने भी होगे तो आप अगर मुझसे बात कर रहे हो फेस टू फेस, तो आप मेरा फेस देख रहे हो, थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट्स दिख रहे हैं, पर मेरे पैर की उंगली में हिला रही हूं या नहीं वो आप नहीं बता सकते। हम इस तरह से देखते हैं। पर कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ये सारी यूनिट्स अलग अलग दिखती है। तो अगर मेरे सामने कॉकरोच बैठा है, उसकी एक ओमाटीडिया मेरी आंख देख रही है, एक ओमाटीडिया मेरे हाथ पे नजर रखे हुए, एक ओमाटीडिया मेरे पैर पे नजर रखे हुए, यानी एक बार में सेवरल इमेजेस बन रही हैं उसके ब्रेन में। इसे मोजाइक, बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े, मोजाइक विजन कहते हैं। और यही कारण है कि जबरदस्त सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है। शिकार ने या शिकारी ने हल्की सी भी हरकत की तो कॉकरोच को पता चल जाएगा, इतना सेंसिटिव है। जैसे बोलते हैं ना कोई बहुत सेंसिटिव है, बात बात पे रो पड़ता है, ऐसी कॉकरोच को हल्की सी मूवमेंट भी समझ आ जाती है, तो वेरी वेरी सेंसिटिव। पर हाँ, बहुत क्लियर इमेज नहीं बनती, थोड़ी धुंधली सी होती है, यानी इसमें मोजाइक इमेज बनेगी जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, रटना नहीं है, सेंसिटिविटी मोर है, पर इतनी क्लियर नहीं बनती, यानी रेजोल्यूशन लो है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के विजन को रात का विजन बोलते हैं, जैसा रात्रि विजन है, नॉकटर्नल विजन। तो याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। 2000 यूनिट्स हैं, सेवरल इमेजेस बन रही हैं, यानी मोजाइक विजन है, हल्की सी मूवमेंट को भी सेंस कर लेगा, यानी सेंसिटिव है, पर ज्यादा क्लियर इमेज नहीं बनती है, यानी रेजोल्यूशन लो है। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या क्या हो गया? हेड के अंदर 1 पेयर एंटीना हो गए, फिर 1 पेयर सिंपल आई, वो मैं लिख नहीं रही हूं, और 1 पेयर कंपाउंड आईज हो गई। और क्या है हमारे पास? कान यहां पर नहीं है इनके, और माउथ पार्ट्स, जैसे हमारा अपर लिप, लोअर लिप, टीथ, मैंडिबल, मैक्सिला, अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग, ये सब कुछ यानी माउथ पार्ट्स, ये भी हेड पे ही होंगे नेचुरली, माउथ। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात हम कॉकरोच जी के माउथ पार्ट्स की कर लेते हैं।
इस पे भी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। माउथ पार्ट्स, सबसे पहले तो इंसेक्टा के अंदर मच्छर भी आते हैं, मॉस्किटोस। मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स ऐसे हैं कि वो खून चूस सकती है अगर फीमेल है, मच्छर नहीं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटोस आपने पढ़े हैं। या मेल है तो फूलों का रस नेक्टर चूस सकते हैं, यानी सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। और कॉकरोच हमारा खून नहीं पी सकता है, कॉकरोच काट सकता है, चबा सकता है, यानी कॉकरोच के है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इस पे क्वेश्चन आता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, काट सकता है और चबा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है आओ समझते हैं। सबसे पहले हमारी तरह एक अपर लिप होगा, सपोज करो ये अपर लिप है हमारी तरह। हमारी तरह एक लोअर लिप होगा, सपोज करो ये लोअर लिप है हमारी तरह। दो और दो, अब इसमें हमारे में तो मैंडिबल इसको बोलते हैं, एक पूरा सिंगल जॉ होता है, लोअर जॉ सिंगल बोन होती है, आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा। और मैक्सिला अपर जॉ दो होते हैं, पर इसके में दोनों ही वन वन पेयर होते हैं। तो ये सपोज ऊपर मैंडिबल है और इधर सपोज करो ये मैक्सिला है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारी तरह अपर लिप, ये है हमारी तरह लोअर लिप, ये है हमारी तरह मैक्सिला, दो है तो मैक्सिले लिख देंगे। और मैंडिबल भी दो है, हमारे में एक होती है सिंगल, इनके में दो ही काउंट होते हैं। अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल, मैक्सिला, मैंने सब मुंह खुला हुआ बनाया है, तो यहां बीच में टंग दिखेगी, इसे बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। टंग जैसा स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंग्स, ये टंग के बराबर है इसके। एक मीडियन फ्लेक्सिबल सा लोब होता है, ठीक है। अब अपर लिप और लोअर लिप के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको बोलते हैं लैब्रम और इसको बोलते हैं लेबियम। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होती थी स्टूडेंट्स जब मैंने नीट दिया था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम नाम है। तो मेरे पास कोई बहुत अच्छी ट्रिक तो ज्यादा नहीं है, पर हाँ मैं जिस तरह से याद करती थी मैं आपको बता देती हूँ। देखो एल ए बी तो कॉमन है, यूएम कॉमन है, आई और आर का डिफरेंस है। स्पेलिंग में देखो आई और आर का डिफरेंस है, लैब्रम लैबियम, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं इसी से कंपेयर कर देती हूँ, अपर और लोअर। आई के पास यू नहीं आता, एल आता है, और आर के पास एल नहीं आता, यू आता है। यानी यू और एल दो ऑप्शन है, यू के पास आर आता है और इसके पास आई आता है, तो ये लेबियम हो गया, ये लैब हो गया। मैं ऐसे याद करती थी, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। यस, लेबियम को सेकंड मैक्सिला भी बोलते हैं, अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यानी दो मैक्सिला, दो मैंडिबल, एक अपर लिप, एक लोअर लिप, एक हाइपोफेरिंग्स यानी टंग। अब ग्राइंडिंग का, पीसने वीसने का काम ऑफ कोर्स मैंडिबल ही करेगी, क्योंकि इसमें टीथ नहीं है। ग्राइंडिंग एंड इंसिशन, दांत नहीं है इसके। इसका एक और ग्राइंडिंग के लिए स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी, एब्डोमेन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होगा, प्लस यहां पर मैंडिबल ये काम करती है। अब क्या होता है, यहां पर ये जो मैक्सिला है इसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर लटका रहता है मैक्सिला में, और लोअर लिप में भी ऐसे लटके रहते हैं दो। मैंडिबल मैक्सिला में एक एक ऐसा लटका रहता है और लोअर लिप में दो लटके रहते हैं, एक एक और ये दो, इन्हें पैल्प्स बोलते हैं। ये है मैक्सिलरी पैल्प्स, ये जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। और ये है लेबियल पैल्प्स, इनका नाम है एनसीईआरटी में, इनकी लेबलिंग है एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, सेंसरी, इनसे भी ये टच की तरह काम करते हैं, प्लस ये अपनी बॉडी को साफ भी करते हैं पैल्प्स की हेल्प से, ठीक है। साइका, नेहा, जारा, बिल्कुल क्लियर है सबको। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, अपर लिप, लोअर लिप, दो मैक्सिला, दो मैंडिबल, हाइपोफेरिंग्स, मीडियन फ्लेक्सिबल सा लोब एंड पैल्प्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े हम। तो मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको। इसमें मीडियन फ्लेक्सिबल लोब कहते हैं हाइपोफेरिंग्स को, ये एक चीज थी, बाकी तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग एवरीथिंग। चल अब आओ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हेड की बात हो गई, तो हेड ट्राइंगुलर है, एंटीरियर है, 90 डिग्री टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी है। हेड पे वन पेयर एंटीना है, वन पेयर कंपाउंड आईज है, एंड माउथ पार्ट्स हैं। और कौन कौन से हैं बता दिया मैंने। एंटीना भी देख लो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, फ्रंट में है। चलो अब आओ हम थोरैक्स पर आते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली इनके अंदर नेक होती है, और नेक के कारण ही कॉकरोच अपना सर सब डायरेक्शन में घुमा सकता है। पर नेक तो दिखती नहीं है, क्यों नहीं दिखती आओ बताती हूं। जैसे सपोज करो ये छोटी सी नेक है, अब इधर ही थोरैक्स आ गया, ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। इसे बोलेंगे पहला है प्रोथोरैक्स,
बीच में है मीजोथोरैक्स और लास्ट में है मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो ये है प्रोथोरैक्स, ये है मीजोथोरैक्स और ये है मेटाथोरैक्स। अब होता क्या है, मैंने आपको कहा था हर सेगमेंट को ऊपर नीचे और दोनों तरफ से काइटिन की प्लेट्स कवर करती है। तो जो प्रोथोरैक्स है उसकी जो काइटिन की ऊपर वाली प्लेट है उसे प्रोनोटम बोलते हैं, मिडिल वाली को मीजोनोटम बोलते हैं और मेटा वाली को मेटानोटम बोलते हैं। ये डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दी है पर प्रोनोटम दिखाया है। तो होता क्या है, ये नेक जो है ना ये इसी प्रोथोरैक्स वाले एरिया में छिप जाती है। तो नेक प्रेजेंट है, बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल नेक है, उसके कारण हेड सारी डायरेक्शंस में घूमता है, पर वो प्रोथोरैक्स के अंदर, प्रोनोटम के अंदर कवर हो गई है। तो ये जो पूरा कवर होगा इस पे काइटिन की प्लेट जो होगी उसे प्रोनोटम बोल देते हैं। प्रोनोटम, प्रोनोटम प्रोथोरैक्स की काइटिन की प्लेट है, स्क्लेराइट है, ऐसा लिख देती हूं मैं शॉर्ट में, याद रहे ताकि। बाकी बिल्कुल नेक मिलती है, नेक मिलती है और नेक एकदम फ्लेक्सिबल है और चारों डायरेक्शंस में बढ़िया धड़ाधड़ सर को घुमाते हैं। ठीक है, अब थोरैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हेक्सापोडा है, यानी 6 लेग्स 3 पेयर। तो तीनों सेगमेंट से 1 पेयर जॉइंटेड लेग्स निकलते हैं, जॉइंटेड। जैसे ये एक पैर निकला, ये एक और पैर निकला और ये एक और पैर निकला, इधर भी ऐसे ही एक पैर निकला। इसमें जॉइंट्स रहते हैं, पहले हम लोग सेगमेंट्स पढ़ाते थे, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, पर जॉइंट्स रहते हैं इसीलिए ये बहुत तेज भाग सकता है। सो ये लेग्स हो गए, लेग्स। क्या क्या नाम दे दोगे? जो प्रोथोरैक्स से निकलेगा प्रोथोरैसिक लेग्स, जो मीजोथोरैक्स से निकलेगा मीजोथोरैसिक लेग्स, और जो मेटाथोरैक्स से निकलेगा मेटाथोरैसिक लेग्स। थोरैक्स से निकले लेग्स कितने जोड़ी हैं? ये 1 पेयर, ये भी 1 पेयर और ये भी 1 पेयर, टोटल 3 पेयर इंसेक्टा हेक्सापोडा। ठीक है, अब इसी थोरैक्स से विंग्स भी निकलते हैं। तो थोरैक्स से 2 चीजें याद रखनी है, थोरैक्स से लेग्स एंड विंग्स, थोरैक्स से लेग्स एंड विंग्स। विंग्स कैसे निकलते हैं? अब देखो ऐसे याद रखो, प्रोथोरैक्स में तो नेक आ गई, प्रोथोरैक्स में तो नेक आ गई, तो मीजो और मेटा से विंग निकलता है। अब बड़ा ध्यान से समझना, मीजो और मेटा से विंग निकलता है। मीजो से जो विंग निकलेगा और एक मेटा से विंग निकलेगा, तो मीजो वाला विंग मोटा सा होता है, ओपेक होता है और प्रोटेक्टिव होता है। मतलब ऐसे करके पूरा, जब कॉकरोच बैठा हुआ है तो आपको यही विंग 2 होते हैं, एक इधर भी होगा, पर अभी मैं क्या कर रही हूं, उस वाले को ऐसे बना देती हूं। मैंने उसको थोड़ा सा हटा के दिखाऊंगी आपको, ऐसे बना देती हूँ। ये भी इधर ही है, एक तरफ मैंने कवर दिखा दिया, एक तरफ मैंने थोड़ा उसको हटा दिया है। ये विंग जो है मीजोथोरैक्स से निकल रहा है, इसे फोर विंग कहते हैं। आगे के हिस्से से निकला है, आगे वाले पार्ट से निकला है, तो फोर विंग या मीजोथोरैसिक विंग। विंग में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मीना यानी टेगमीना भी बोलते हैं, टेगमीना, टेगमीना। नाम से ही समझ में आ रहा है मीजोथोरैक्स से निकल रहा है, मीजोथोरैक्स से निकल रहा है। ये कैसा है? ये रक्षा करने के लिए बनाया गया है, और रक्षा के लिए बनाया है तो नेचुरली डार्क से कलर का है, ओपेक है, लेदर जैसा है। भाई लेदर की जैकेट कितनी रक्षा करती है हमारी, तो लेदरी है। ये प्रोटेक्ट करेगा दूसरे वाले विंग्स, जो भी हम बात करेंगे हाइंड विंग्स को, हाइंड विंग्स को। तो जब कॉकरोच बैठा हुआ है, आपको जो ऊपर पंख दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं, विंग्स दिख रहे हैं, ये टेगमिना है, 4 विंग है। जब वो उसे हटाएगा तो उसके नीचे पतले पतले ट्रांसपेरेंट से विंग्स हैं, जो मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं। ये पीछे हैं तो हाइंड विंग, मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं तो मेटाथोरैसिक विंग। और ये पतले पतले हैं, ट्रांसपेरेंट है, क्यों? क्योंकि यही उड़ने में हेल्प करते हैं, और उड़ना है तो वेट लाइट होना चाहिए, इसीलिए पतले पतले से हैं, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो आपको इस तरह का विंग दिखेगा, ऐसा विंग। जब आप हटाओगे, यहां नहीं दिख रहा क्योंकि यहां पर ये कवर किया हुआ है, इसीलिए दिस इज हाइंड विंग, पीछे वाला हाइंड विंग। ये मेटाथोरैक्स से निकलेगा तो मेटाथोरैसिक विंग, थोरैसिक विंग। यही है फ्लाइंग विंग, फ्लाइंग विंग। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होगा, वो ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट है, थिन है, थिन, वो डार्क है, लेदरी है, ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है। इसे फ्लाई करना है। ये भी 1 पेयर है, एक जोड़ी है, ये भी 1 पेयर है, मैंने लिखा नहीं है शायद, मैं यहां लिख देती हूं 1 पेयर, दोनों ही एक एक जोड़ी है। यानी थोरैक्स से 3 पेयर लेग्स निकलेंगे, तीनों सेगमेंट से 1 पेयर, और 2 पेयर विंग्स निकलेंगे। प्रोथोरैक्स में नेक आ गई तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से विंग निकलेंगे 1 पेयर।
ऊपर वाला जो है ये प्रोटेक्टिव है, फोर विंग है, टेगमिना भी बोलते हैं, और नीचे वाला जो है वो फ्लाइंग विंग है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि फ्लाई करने में हेल्प कर सके। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो यस या थम्स अप दे दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। मॉर्फोलॉजी, थोरैक्स पढ़ लिया है हमने। हाँ, पतला सा है ना, मेम्ब्रेन की जैसा है, मेम्ब्रेनस, पतला सा, झिल्ली जैसा। चलिए, अपनी एनसीईआरटी निकालिए एक बार सब, एनसीईआरटी निकालिए। आइए, एनसीईआरटी में एक लाइन मार्क करा देती हूं आपको। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो सब मैंने बता दिया, ओपेक, डार्क, लेदरी, हाइंड विंग्स, हाँ ये तो सब बता दिया मैंने। ठीक है, ये नेक वाला पॉइंट जो है इसे मार्क कर लेना। चलिए, तो थोरैक्स से हो गए हमारे विंग्स एंड लेग्स। क्लियर है? अब आते हैं हम एब्डोमेन पर। अब एब्डोमेन बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, आपको बिल्कुल नहीं करेगा, डोंट वरी, नो टेंशन। ये रहा एब्डोमेन। अब हालांकि छोटा बनाया मैंने कायदे से, थोरैक्स से बहुत लंबा बनना चाहिए, क्योंकि थोरैक्स में तो 3 सेगमेंट्स है, इसमें तो 10 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये है एब्डोमेन। एब्डोमेन एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट्स थे, पर अडल्ट में जाकर 2 आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो 10 सेगमेंट्स होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब मैं इसकी ज्यादा बात अभी नहीं करूंगी, मैं आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगी पूरा कॉकरोच, फिर मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पर आऊंगी। चलिए, अब आ जाओ अपन एनसीईआरटी का पहले डायग्राम देखते। अब मुझे आपको कुछ बड़ी मजेदार बात बतानी है, पहले समझो। एक्चुअली एब्डोमेन का जो आखिरी का हिस्सा है ना, वो जेनाइटल पाउच बनाता है या जेनाइटल चेम्बर बनाता है। अब आपको क्या याद रखना है, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, जेनाइटल पाउच या चेम्बर, पाउच या चेम्बर, एक बार लिखो ये लाइंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मैं अभी समझाऊंगी सब। फीमेल कॉकरोच के अंदर होता क्या है, जो नीचे वाला सेवेंथ वाली काइटिन की प्लेट है, यानी 7th स्टर्नाइट है, वो ऐसी बड़ी सी बोट शेप की हो जाती है, और प्लस 8th 9th, वो पूरा मिलकर जो एरिया है उसे जेनाइटल पाउच या चेम्बर कहेंगे। वहां पे क्या क्या घटनाएं घटेंगी, वही फर्टिलाइजेशन होगा, ऊथिका बनेगी, मैं सब आगे सिखाऊंगी आज की क्लास में। अभी इतना समझ लो कि यहां पे जेनाइटल पाउच किस किस से बन रहा है, 7th 8th एंड 9th स्टर्नाइट, स्टर्ना या स्टर्नाइट, और उनमें से भी सबसे बड़ी ये 7th वाली जो है, ये एकदम क्या बोलना चाहिए उसे, बोट शेप की हो गई है, बोट शेप। इसमें क्या क्या खुलेगा वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या क्या खुलेगा वो अभी हम सीखेंगे। तो ये ए बी सी 3 लाइंस में छोड़ देती हूं, इसमें क्या क्या ओपन होगा। अब हम मेल की बात कर लेते हैं। मेल के अंदर पाउच कैसे बनता है, ध्यान से समझो। ऊपर वाली 9th और 10th और नीचे वाली 9th, ऊपर वाली 9th और 10th टरगाइड, और नीचे वाली 9th, इस एरिया में स्पर्म्स रिलीज होंगे, स्पर्म के पैकेट्स में बताऊंगी। इसी एरिया में एनस यानी फीकल मैटर रिलीज होगा। इसी एरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो फीमेल कॉकरोच के साथ कॉप्यूलेशन करेंगे, इंटरकोर्स में हेल्प करेंगे, यानी जेनाइटल पाउच होगा। तो किस किसने बनाया, मैंने क्या कहा आपसे, 9th एंड 10th, ऊपर वाली टरगाइड यानी टरगा, एंड 9th स्टर्नम, 9th स्टर्नम, इनसे मिलकर पाउच बनता है, पाउच। और इसमें क्या क्या ओपन होता है, ए बी सी, हम अभी छोड़ देते हैं, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ी देर में बताऊंगी, इसको फिल इन द ब्लैंक की तरह समझ लो अभी। चल ठीक है, अब हो गया इतना, फटाफट से लिखो। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो 10th आखिरी वाला सेगमेंट है, वहां पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे। ये कान है, इनसे ये साउंड वेव्स को परसीव करते हैं, इन्हें बोलते हैं एनल सर्काई, एनल सर्काई, एनल सर्काई। एनल सर्काई कहां पर है, 10th सेगमेंट पर है बेटा, 10th सेगमेंट से निकल रहे हैं, आखिरी में कान है इनके, 10th सेगमेंट। कितने हैं, 2, यानी 1 पेयर। किसमें है, मेल या फीमेल, दोनों में है, बोथ सेक्स के अंदर है, बोथ सेक्स। कैसे है, सेगमेंटेड है, जॉइंटेड है, आप देख सकते हो, जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, धागे जैसा
जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जॉइंटेड, जॉइंटेड, फिलामेंटस, धागे जैसा। एंटीना भी धागे जैसा जॉइंटेड है, ये भी धागे जैसा जॉइंटेड है। एंटीना बिल्कुल एंटीरियर में है, ये एकदम लास्ट में है। मेल फीमेल दोनों में बनेगा। अगर मैं यहां कहानी खत्म कर दूं तो ये फीमेल कॉकरोच हो जाएगा, पर अगर मुझे इसे मेल कॉकरोच बताना है तो मेल क्या करते हैं, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। यानी अगर ये मेल कॉकरोच है तो इसमें एक जोड़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये मैंने जॉइंटेड नहीं बनाए हैं, शॉर्ट बनाए हैं, और इसमें सेप्टा भी नहीं बनाया है। ये है एनल स्टाइल। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है क्योंकि ओनली मेल्स में मिलता है, क्योंकि ये आखिरी हाइंड पार्ट से मिल रहा है, टेल वाला पार्ट ऐसा समझ लो, पीछे का पार्ट, तो इसे कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं। तो मैं इसे एक काम करती हूं, मैं इसे इसके डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं। अगर केवल दो दिख रहे हैं तो ये तो फीमेल है, पर दो तो वो दिख गए सरकाई, और दो और दिख रहे हैं पीछे स्टाइल, तो मेल है। तो एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल, दिस इज ओनली इन मेल कॉकरोच। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मेल फीमेल अलग अलग दिखता है। ये छोटे से हैं, धागे जैसे हैं, छोटे से हैं, धागे जैसे हैं। शॉर्ट थ्रेड लाइन, वो लंबा सा है, ये छोटे छोटे हैं थ्रेड लाइन। इससे आप मेल फीमेल पहचान सकते हो, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। क्लियर हुआ। यानी एब्डोमेन में बेसिकली एनल सरकाए तो मेल फीमेल दोनों में मिलेगा, स्टाइल एडिशनली मेल में मिलेगा। जेनाइटल पाउच कैसे बनाए वो हमने देखा, कौन से सेगमेंट से, आप अलग से जहां पर सेगमेंट्स लिखोगे इनके सेगमेंट्स लिख लेना। जेनाइटल पाउच में क्या क्या खुलेगा वो अभी नहीं समझ आएगा, थोड़ी देर में समझ आएगा। बाकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो सब थोरैक्स और एब्डोमेन में होगा, वो अभी हम देखेंगे। जल्दी से इतना नोट करिए, सेगमेंट्स जहां भी आते जाए वहां पर लिखते जाइए। हो गया। डेंगू और चिकनगुनिया विश्वजीत, मैं उम्मीद सीरीज में 12 जूलॉजी लूंगी तब आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तेजस कह रहे हैं मेडिटेशन 4x4 टेक्निक से आई एम फीलिंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस समय सब लोग 4x4 टेक्निक और नाम जप मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि इस समय सारा खेल मेंटल बैलेंस का है। हम शांत रहकर अपने आप को कितना पॉजिटिव रखकर पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत जगह से अब आने वाला है। तो बहुत जरूरी हो गया है कि आप एटलीस्ट 15 मिनट सुबह और 10 to 15 मिनट रात को सोते टाइम करें। आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं बर्बाद हम जरूर करते हैं वो समय, ठीक है। मक्खन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, क्या बात है। चलो, सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आ जाओ अब आप लोग खुद देखो। सबसे पहले हेड हो गया, हेड में एंटीना हो गया, कंपाउंड आई हो गई। ये देखो मैं कह रही थी, ये लेबल्ड है प्रोनोटम, ये प्रोनोटम, ये एक्चुअली ये काइटिन की प्लेट है, इसको हटाओगे तो प्रोथोरैक्स है और उसके अंदर नेक है, प्रोनोटम। अब फिर ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स हो गया, ठीक है, मीजो और मेटा। अब तीनों से एक एक जोड़ी पैर निकलेगा, ये देखो, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग, ये तीनों पैर हो गए। एक जोड़ी इधर है, ऐसी एक एक जोड़ी इधर है। अब मीजो से ये वाला विंग निकला, 4 विंग टेगमिना, यहां हटाया है, यहां पर एक साथ लगा हुआ है, इसे भी हटाओगे तो नीचे वाला मेटाथोरैक्स से हाइंड विंग। उसके बाद पूरा एब्डोमेन है, और ये रहे 10th आखिरी वाले सेगमेंट से एनल सर्काई। चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, बताइए। रहमान, मिस यू मैम, आपकी क्लास में अलग ही वाइब होता है। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू मैम, आपकी वजह से। सिद्धार्थ लिख रहा है बायो बहुत अच्छा हो गया, पूरी बायो आपसे पढ़ी, थैंक यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। यस, ये फीमेल है क्योंकि ये स्टाइल नहीं मार रही है, इसके पास एनल स्टाइल नहीं है। वेरी गुड। तो ये हमने इसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की। ये वाला डायग्राम भी देख लो, अब तो आपकी टिप्स पर है। ये मुंह खोला हुआ है, ऊपर वाला अपर लिप लैब्रम, नीचे वाला लोअर लिप लेबियम, ये हो गई मैंडिबल, ये हो गई मैक्सिला, ये से झाड़ू लगाएगा, ये लेबियल पैल्प, इससे भी झाड़ू लगेगी, मैक्सिलरी पैल्प, बीच में टंग जैसा मीडियन लोब हाइपोफैरिंग्स, और मैंडिबल में ही ग्राइंडिंग और इंसिजन होगा। आ गए मजे, रट गया क्लास में। चल, अब ये साइड लुक दे रहा है, ये साइड पोज, ये तो फ्रंट है, ये साइड लुक, साइड प्रोफाइल। तो साइड से देखोगे तो ये सिंपल आई है ऑसिलस, ये कंपाउंड आई है, एक एक ही दिखेगी क्योंकि एक साइड से देख रहे हो लेटरली। हाँ, ये एक एंटीना देखो, फोटो ही याद कर लो, और ये पीछे से निकल रहा है, ये दूसरा वाला एंटीना हो गया। यहां देखिए, ये रही मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम। याद कैसे रखोगे, ये लेबलिंग ऊपर है, ऊपर वाला, ये नीचे है, नीचे वाला। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन चीजों में ही होता है, लैब्रम, लेबियम, लेबलिंग, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। सुमित आपको बहुत मिस करते थे, हाँ आई नो, अपनी बहुत दिन बाद लाइव क्लास हुई है। अब तो मैं उम्मीद सीरीज में आ जाऊंगी, हाँ 12 जूलॉजी लूंगी मैं वहां पर,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हम डेंगू चिकनगुनिया वगैरह कवर कर लेंगे, एंड इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, चल अब हम आ जाते हैं एनाटॉमी पर। एनाटॉमी में हम सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कुछ हमारी तरह है। सबसे पहले हमारे में क्या होगा, माउथ, इसके में भी क्या होगा, माउथ। सपोज करो ये इसका माउथ है, वही माउथ पार्ट्स सब जो भी कुछ है, मुंह। मुंह के बाद इनमें फेरिंग्स आता है, तो ये सपोज मैंने फेरिंग्स बनाया, फेरिंग्स छोटा सा होगा, शॉर्ट और ट्यूब जैसा है, शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग्स। हमारे में भी तो यही होता है, माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। फिर हमारे में भी फेरिंग्स के बाद क्या आ जाती है बेटा, ईसोफेगस। इनके में भी आ जाएगी ईसोफेगस। कोई ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लंबा है फेरिंग्स के कंपैरिजन में, ईसोफेगस। अब हमारे में आ जाता है इसके बाद स्टमक, जहां खाना स्टोर होता है 4-5 आवर्स के लिए, याद आ रहा है। पर यहां स्टमक नहीं है, यहां एक थैला है, थैला, ये रहा थैला, इसे बोलते हैं क्रॉप। सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, सैक लाइक, ये खाना स्टोर करता है, फूड स्टोरेज, हमारे पेट जैसा समझ लो। ये क्रॉप और गिजार्ड अपन बर्ड्स में भी पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम। अब इसके बाद ये एक पार्ट आता है, मैंने आपको कहा था इसके दांत नहीं है, इसके दांत नहीं है, तो मैंडिबल ने काफी तो ग्राइंडिंग चबाना कर दिया है, और जो और कुछ बच गया वो यहां से चबाया जाएगा, इसे बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड, इसी का एक और नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस। इसमें होता क्या है समझना, इसमें मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ एकदम थिक, और उसके अंदर की तरफ ऐसे 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 काइटिन के दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो बच गया है वो यहां पर चबा दिया जाएगा। इसका काम है, क्या क्या है यहां पर, इसमें आउटर में तो थिक सर्कुलर मसल्स हैं बेटा, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल लिख देंगे गलत हो जाएगा, थिन लिख देंगे गलत हो जाएगा, और अंदर 6 काइटिन के दांत हैं, काइटिनस टीथ हैं, और ये सब मिलकर खाने को चबाएंगे, यानी जी से गिजार्ड, जी से ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये बात तो हम बर्ड्स में भी पढ़ते थे, ये बात तो हम बर्ड्स में भी पढ़ते थे। क्रॉप में खाना स्टोर होता है और गिजार्ड से उसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग। अब जो थ्योरी में नहीं दिया पर एनसीईआरटी के डायग्राम में बनाए, ध्यान से समझो। हमारे में सलाइवरी ग्लैंड्स भी तो होते हैं, हमारे में 3 जोड़ी, 3 पेयर होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इनके में 1 पेयर होता है। एक्चुअली होता क्या है, इधर बनाती हूं, जैसे सपोज ये इसका सलाइवरी ग्लैंड है, ऐसा 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 रहता है, 1 पेयर, एक जोड़ी। अब आपको समझाती हूं, हालांकि थ्योरी में नहीं लिखा है इसके, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 1 पेयर, अब बड़ा ध्यान से सुनो। जैसे इसने पैल्प्स की हेल्प से खाना उठाया और टंग पे रखा, हाइपोफैरिंग्स, टंग में रखा, वो माउथ के अंदर ही है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सलाइवा ऑलरेडी बनता भी रहता है, एक पार्ट में और एक पार्ट में स्टोर होता रहता है। वो सलाइवा उस हाइपोफैरिंग्स टंग पे चला गया, मैंडिबल ने ऑलरेडी थोड़ी ग्राइंडिंग कर दी है, जैसे हमारे दांत करते हैं, वो खाना सलाइवा से मिक्स हो गया, और अब वो फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, क्रॉप में गया, और क्रॉप के बाद गिजार्ड में गया, और गिजार्ड में जाने के बाद वो थिक सर्कुलर मसल और काइटिन की टीथ ने और उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया, अच्छे से। इस पूरे पार्ट को फोरगट कहते हैं, अप टू गिजार्ड, दिस इज फोरगट। फोरगट, इस पूरी फोरगट को एक लाइनिंग करती है, क्यूटिकल कहते हैं, लाइंड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल, ये हो गया पूरा इसका फोरगट, ठीक है, फोरगट। अभी तक इसमें डाइजेशन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, केवल ग्राइंडिंग और सलाइवा जरूर आया था। और सलाइवा में क्या होगा बेटा, वही अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, डाइजेस्टिंग एंजाइम, वही सेम कहानी होगी। मैं लिख नहीं रही हूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा इसलिए। अब यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, 6 to 8, ऐसे ऐसे। यहां पे डाइजेस्टिव जूस बन रहा है। भाई हमारे में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है, लिवर से जूस आता है जो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर्ड होता है, बाइल। तो ये सारे जूसेस डाले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम में, ताकि वहां पे डाइजेशन हो, क्योंकि इन जूसेस के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लिवर के जैसा ही समझ लो, लिवर और पैनक्रियास दोनों का काम करेगा। इसे बोलते हैं हिपैटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सीकी, जैसे सीकी, जैसे हमारे अंदर
गैस्ट्रिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल लिवर का जूस होता है, वो सारा कुल मिला के डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स इसी जगह पर बनेंगे। ये कितने हैं? 6 to 8। ब्लाइंड एक तरफ से बंद है, इस तरफ खुले हैं क्योंकि यही डालना है, क्योंकि खाना यही आ रहा है। सो ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं ये। कहां पर है ये? फोरगट एंड हो गई है और अब मिडगट स्टार्ट होगी। सो एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट, क्लास में याद करो, कुछ भी नहीं रटना। और इनका काम क्या है? सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। हर शब्द पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। ये कहां मिलेगा? जब खाना अच्छे से चबा लिया और अब फाइनली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना है मिडगट में और फोरगट में चबा लिया, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ही तो मिलेगा। और जैसे ही ये यहां पर मिला, अब यहां पे जो शुरू होगी ये हो गई हमारी मिडगट। मिडगट के अंदर ये सारा डाइजेस्टिव जूस डालेगा ताकि खाना जो है, ये यहां तक फोरगट थी, अब खाना जो है वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो और एब्जॉर्ब हो। वो सब कुछ होगा मिडगट से, मिडगट से। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो काम हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ऐसा समझ लो, वो काम यहां पर हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे भी तो फेंकना है, तो अब यहां पे हाइंड गट आएगी। हाइंड गट में इसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है इलियम। अब आप कहोगे मैम हमारे में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बिल्कुल, पर इनके में इलियम, कोलॉन और रेक्टम। हमारे में भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम था, फिर सीकम जैसा यहां कुछ नहीं है, फिर कोलॉन थी, फिर रेक्टम था, और फाइनली ये छेद हो जाएगा एनस। एनस, ये जो पूरा पार्ट है इसे बोलते हैं हाइंड गट। एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर फोरगट और हाइंड गट दोनों में क्यूटिकल लेयर होती है, मिडगट में नहीं होती क्योंकि वहां से एब्जॉर्प्शन होना है। तो 3 पार्ट्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। फोरगट में सारा चबाना वबाना हो जाएगा, स्टोरेज, चबाना, सलाइवा मिक्स होना, वो सब। उसमें माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आ जाएंगे। फिर मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर हेपेटिक सीकी आ जाएगा, और फिर हाइंड गट। अब इसको मैं कैसे याद करती थी, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। पीसीआर नहीं आईसीआर, मैं इसे याद करती थी आईसीआर, पीसीआर नहीं आईसीआर, आईसीआर 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 आईसीआर, वीसीआर नहीं, पीसीआर नहीं, आईसीआर, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। अब सुनिए ध्यान से, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर येलो येलो कलर के 100 से 150 पतले पतले स्ट्रक्चर्स, धागे जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं यहां पर भी। इन्हें बोलते हैं मालपीगियन टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? मालपीगियन टिब्यूल्स। इन पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग ऑलरेडी मालपीगियन, 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 1 सेकेंड, आप ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। इंसेक्टा क्लास का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीगियन टिब्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 से 120, तो ये है 6 से 8, ये है 100 से 150, येलो कलर के हैं, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे था, ये मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर है। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अगर अपन ने समझ लिया, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। समझो होता क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी कि इनमें बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी है, सीलोम, उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट भरा हुआ है। उन्हें ये मालपीगियन टिब्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने याद हो, अगर आपको लैंड वाले इंसेक्ट्स, कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और उस यूरिक एसिड को, इनमें हमारी तरह नहीं है कि फीसेस अलग निकल रही है एनस से और यूरिन, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया जो है वो यूरिन से निकल रहा है, इनमें ऐसा नहीं है। इनमें फीसेस भी यहीं से निकलेगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और जो यूरिक एसिड बनाया जाएगा वो भी हाइंडगट में ही डाल दिया जाएगा। तो मालपीगियन टिब्यूल क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट from body cavity and convert into uric acid, और यूरिक एसिड को फिर हाइंडगट में डाल देते हैं, और एनस के थ्रू ही यूरिक एसिड भी निकलता है। यूरिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आया था जो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा वाला पिकअप करते हैं जिसे फिर ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कहीं नहीं है एनसीईआरटी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पोटेशियम यूरेट,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो आपके टीचर्स अगर कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो आपको आना चाहिए। पोटेशियम यूरिक एसिड, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में नाइट्रोजनस फेस बॉडी कैविटी में पड़ा है, उसे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स उठाएंगे, उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और हाइंड गट में डाल देंगे। तो अगर आपको फंक्शन पता है ना, आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते हो। भाई डाइजेस्टिव जूस का काम तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ मिडगट में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना है, वहां पर मालपीजियन ट्यूब्यूल का क्या काम है, और यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल है क्योंकि फाइनली वेस्ट हमको यूरिक एसिड को बाहर फेंकना है। यहाँ पर हिपैटिक सीकी का क्या काम है? क्या सबको क्लियर हो गया? मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ गया? ट्विंकल, आस्था, एवरीवन, चलिए अब आ जाओ हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। सो ये एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ा दी है। हाँ एक चीज और, इसमें ब्रॉडर क्या दिख रहा है? चौड़ा। ये मैंने पतला बनाया है, ये थोड़ा चौड़ा बनाया है, तो यहां मार्क अलग से लिख लो आप, हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। आओ एनसीईआरटी का डायग्राम डिकोड करते हैं। देखिए माउथ नहीं बना, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ये छोटा सा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद बड़ा सा थैला, ये है क्रॉप जहां खाना स्टोर होगा, और ये वाला पार्ट है गिजार्ड। गिजार्ड यहां पर देखो ये सलाइवरी ग्लैंड है जहां पे सलाइवा भरा रहेगा, तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें ये रिजर्वॉयर है, एक पार्ट सलाइवा प्रोड्यूस करता है और एक पार्ट सलाइवा स्टोर करता है। अब ये हो गई फोरगट कंप्लीट, यहां से ये लूप आया मिडगट का। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ये देखिए 6 से 8 ये है गैस्ट्रिक सीकी या हिपैटिक सीकी जो डाइजेस्टिव जूस बनाएंगे, ये मिडगट या मीजेंटेरॉन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे इलियम, इलियम के बाद कोलॉन, कोलॉन के बाद रेक्टम, यहां नहीं बना पर इधर एनस होगा, तो ये रेक्टम कोलॉन इलियम, ये हो गई हाइंडगट। और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 येलो कलर के पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, ये हो गए मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये एक्चुअली अंदर है, ऐसे बाहर निकालकर हमें दिखा रहे हैं। हेड से लेके एब्डोमेन पूरे में है एलिमेंट्री कैनाल। मजे आ गए? करें आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। आइए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत सिंपल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स में क्या पढ़ा है आपने? रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए मुझे। ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स याद है? ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स, या आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में भी पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा ना। इसमें होता बहुत सिंपल है। देखो सपोज ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच की साइड में, हेड में नहीं, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, साइड वाली जो काइटिन की प्लेट है यानी प्लूराइट, उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, टोटल 10 जोड़ी, 10 इधर 10 इधर, जिनमें से 2 थोरैक्स में होते हैं और 8 एब्डोमेन में, तो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं से हवा आएगी जाएगी। हमारे नॉस्ट्रिल के जैसे, हमारे में तो 2 नॉस्ट्रिल है हेड में, इनके में थोरैक्स और एब्डोमेन में मिलाकर 10 जोड़ी नॉस्ट्रिल्स हैं। क्या क्या है? 10 पेयर, 2 थोरैक्स में, 2 मतलब 2 पेयर 2 जोड़ी, और प्लस 8 पेयर एब्डोमेन में, एब्डोमेन में। इन्हें बोलते हैं स्पिरिकल्स, इन छेद को बोलते हैं स्पिरिकल्स। ये हमारे नॉस्ट्रल छेद के बराबर है, लेटरली है, लेटरली, तभी तो जोड़े में है लेटरली। ठीक है, अब मान लो ये एक स्पिरिकल है, अब हर छेद से ट्यूब्स निकलते हैं। ये सपोज ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो ये तो हो गया स्पिरिकल, 10 जोड़ी होंगे, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। हमारी तरह इसमें नेजोफैरिंग्स ऐसा कुछ नहीं है, लैरिंग्स ऐसा भी कुछ नहीं है, सीधे ट्रेकिया आ गया। और फिर ट्रेकिया पतला पतला डिवाइड होगा, जैसे हमारे में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली एल्वियोलाई बनता है, कुछ वैसा। इन पतले पतले डिविजन्स को ट्रेकियोल्स कह देंगे। तो स्पिरिकल्स तो जहां से हवा अंदर आएगी जाएगी, फिर ट्रेकिया और फिर ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल्स को एल्वियोलाई के बराबर मानो। इनके में ब्लड का रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, हमारे में तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है, फिर ब्लड के अंदर 97% जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर 3% प्लाज्मा में घुलकर यानी ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती है। ऐसे ही CO2 टिश्यू से ब्लड में आती है, फिर ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज होती है। यहाँ ब्लड का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, हम देखेंगे कलरलेस ब्लड होता है, तो यहाँ पर ब्लड का कोई रोल नहीं है गैसियस एक्सचेंज में। यहाँ पर डायरेक्ट टिश्यूज के कॉन्टैक्ट हैं। ये टिश्यू है, कोई भी एक इसका ऑर्गन, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू,
और डायरेक्ट O2 यहां जा रही है और CO2 इसमें आ रही है। मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डायरेक्ट लेन देन होता है, यहां पर ब्लड का कोई रोल नहीं होता है। तो यहां से होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से होती है, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है। प्रोसेस वही होगा सिंपल डिफ्यूजन से, बाय डिफ्यूजन, यानी ऑक्सीजन ज्यादा यहां है, टिश्यू में कम है तो टिश्यू में चला जाएगा, CO2 टिश्यू में ज्यादा है, ट्रेक्यूल में कम है तो यहां आ जाएगा। ब्लड का कोई रोल नहीं है गैस के एक्सचेंज में, गैस के ट्रांसपोर्ट में। क्या आपको याद आ रहा है गैस के ट्रांसपोर्ट में हमारे में ब्लड का रोल था, आरबीसी का, प्लाज्मा का रोल था, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। याद है 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में जाती है, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है, और 20 से 25% यानी 23% आरबीसी के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है। ऐसा कुछ भी यहां नहीं होता। ब्लड हैज नो रोल, ब्लड हैज नो रोल इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है टिश्यू और ट्रेक्यूल्स के बीच में, ये याद रखना। ये हो गया रेस्पिरेटरी। अच्छा एक चीज और, अब ऐसे थोड़ी हमेशा ऑक्सीजन आता रहे CO2 जाता रहे, यहां पर स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर वो खुलता बंद होता है। तो स्पिरिकल्स जो होते हैं, स्पिरिकल्स जो होते हैं, दे आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स मतलब मसल्स रहती हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उन मसल्स के। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पिरिकल ओपन क्लोज होता है और फिर हवा का आदान प्रदान। ठीक है निखिल, नासिया, जारा, बिल्कुल क्लियर है सबको? आओ एनसीईआरटी देख ले इतने पार्ट की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 10 पेयर, देखो टोटल पूछेंगे तो 20 हो जाएगा, स्मॉल लार्ज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेटरल साइड डॉर्सल या वेंट्रल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर इसमें ट्रेकियल ट्यूब्स यानी ट्रेकिया, फिर ट्रेक्यूल्स, ये सब हो जाएगा, ये मैंने बता ही दिया। एक्सचेंज ऑफ गैस ट्रेक्यूल से होगा, डिफ्यूजन से। हो गया? जूलॉजी 12th में लूंगी उम्मीद सीरीज में, 11th अभी ऑलरेडी मैम ले रहे हैं, 11th चल ही रहा है। चलिए अब आ जाओ, हम आ जाते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अब हम आ गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम क्या क्या पढ़ते थे? सबसे पहले हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है या क्लोज? थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। ठीक है, उम्मीद में जेनेटिक्स तो हो गई, आई थिंक रुपेश सर ने ऑलरेडी पढ़ा दी है, मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्लोज्ड टाइप का था, क्योंकि हमारे में कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स बहुत वेल डेवलप्ड होती है, पर इनका ओपन टाइप का है। ऑल आर्थ्रोपोड्स, अगर आपको याद हो एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, ऑल आर्थ्रोपोड्स ओपन टाइप, यानी ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं, पुअरली डेवलप्ड। फिर इनमें होता क्या है, इनमें बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी होती है। याद है यही तो डिफरेंस है, हमारा ब्लड कैपिलरी की वॉल के थ्रू टिश्यू में जाएगा, पर यहाँ पे टिश्यू नहाते हैं ब्लड के अंदर, बड़े बड़े साइनसेस होते हैं, लार्ज कैविटीज होती हैं, साइनसेस होते हैं, जिन्हें हम हीमोसील कहते हैं, हीमोसील, और डायरेक्टली टिश्यू उसके अंदर होता है। याद आ रहा है आपको? प्रज्ञा, बॉटनी, बॉटनी के अगर मेरे वन शॉट देखने हो आपको तो E2's इंडिया चैनल जो है, ETOOS E2's इंडिया चैनल, उसमें प्लेलिस्ट पे चले जाना। मैंने लास्ट ईयर, थोड़ा नीचे देखना, क्रैश कोर्स है मेरा, उसमें वन शॉट पढ़ लेना, बहुत स्टूडेंट्स उससे पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे अच्छा इसका ब्लड भी कलरलेस होगा। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, इसमें भी होगा, हमारे में ब्लड होता है, इसमें भी होगा, और ब्लड वेसल्स होती है वो पुअरली डेवलप्ड है, मैंने लिख दिया है। अब हमारा ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है और वो आरबीसी के अंदर होता है। इनमें आरबीसी भी नहीं होते, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, डब्ल्यूबीसी जैसे सेल्स होते हैं, यानी एक तो प्लाज्मा हो जाएगा और एक ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हीमोसाइट्स बोलते हैं, हीमोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी की तरह है, ऐसा समझ लो। इवन अर्थवर्म, केचुआ, अब तो अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें भी आरबीसी नहीं होते, पर उसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल खून होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ, पर यहां नहीं होता। यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए इनके ब्लड का कोई रोल नहीं है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, डायरेक्ट ट्रेक्यूल्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, और इसीलिए इनका कलरलेस ब्लड होता है, कलरलेस ब्लड। और ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं बताओ चैट बॉक्स में? एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया था, इस तरह के खून को हम हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि लिम्फ भी कलरलेस होता है, हीमोलिम्फ कहते हैं। इसका हार्ट भी हमारी तरह इतना वेल डेवलप नहीं है, आइए आपको समझाती हूं होता क्या है। देखिए समझिए, जैसे सपोज करो ये मैंने कॉकरोच बनाया, ठीक है, ये सपोज 1 2 3 थोरैक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सपोज एब्डोमेन हो गया। होता क्या है, ये एंटीने हो गए, यहां पर आंख हो गई, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इनके बॉडी में
बाहर से तो कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। एक्चुअली अंदर ऐसे डायफ्राम होता है, जैसे हमारे में डायफ्राम होता है ना, ऐसे दो पार्टीशंस होते हैं बस, ऐसे ऐसे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है अलग अलग। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, इनके क्या नाम है वो सब नहीं बता रही हूं। यहां माउथ होगा और इधर पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी, इस जगह पर एलिमेंट्री कैनाल होगी, यानी यहां कहीं पर जाकर फिर एनस हो जाएगा, इस जगह एनस हो जाएगा। इधर पर नर्व कॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड जो भी हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम नीचे होता है, वेंट्रली होता है, याद है ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इनवर्टिब्रेट्स में, हमारे में पीछे डॉर्सल होती है। और यहां हार्ट होता है, इधर हार्ट होता है, इधर ऊपर डॉर्सली हार्ट होता है। इनका हार्ट में 13 चेंबर्स है। कैसे याद रखोगे? 3 कंपार्टमेंट्स थे थोरैक्स के और 10 थे एब्डोमेन के, 10 + 3 13। तो ऐसा हार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेंबर्ड हार्ट है। 3 + 10 ऐसा याद रख लो, ऐसा। तो हार्ट कैसा है इसका? 13 चेंबर्स है, 13 चेंबर। अब हर चेंबर में दोनों साइड पर, भाई चेंबर ऐसा होगा, इधर भी छेद होते हैं, ऑस्टिया। तो 13 चेंबर्स है, तो 13 जोड़ी, 13 पेयर ऑस्टिया होते हैं। 13 पेयर, राइट में लेफ्ट में 13 पेयर ऑस्टिया, जिनके थ्रू ब्लड आएगा। और यहां पर एक स्पेशल मसल रहती है, दो कंपार्टमेंट चेंबर के जंक्शन पे, इधर पे। तो अगर टोटल 13 है तो जंक्शन हो जाएंगे 12, दोनों तरफ है, दोनों लेटरल साइड्स पर। इन्हें एलेरी मसल्स बोलते हैं। ये 12 जोड़ी हो जाएंगी, पंखे जैसी, फैन शेप्ड, इन्हें बोलते हैं एलेरी मसल्स, एलेरी मसल्स। एक्चुअली इनका हार्ट जो है, ऐसा नहीं है कि हार्ट से कोई लंग्स है जहां पर ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहां पे जो भी हीमोलिम्फ है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, ब्लड है, वो यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से ऑस्टिया में गया, और ऐसे आगे पुश हो गया, और ऐसे करके घूमता रहता है। हार्ट केवल हल्का सा एक्स्ट्रा पुश देता है ताकि ब्लड थोड़ा तेजी से फ्लो करे, पर इसके हार्ट का कोई रोल नहीं है वो ऑक्सीजनेशन वगैरह में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन ऑस्टिया से ब्लड आता है, एलेरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ऑस्टिया ओपन एंड क्लोज होते हैं। इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़नी। 13 चेंबर्ड हार्ट है, 13 पेयर ऑस्टिया है, 12 पेयर एलेरी मसल्स हैं, और ये सब कुछ डॉर्सल अपर वाले चेंबर में है, इसीलिए इसे पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। कार्डियम हार्ट है यहाँ पे, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखो डायरेक्ट सब कुछ ब्लड में ही है। यहां पर सारी एलिमेंट्री कैनाल, ट्रेकिया, ट्रेकियोल्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स, तो इसे पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। नहीं भी याद करोगे चलेगा। यहां नर्वस सिस्टम है तो इसे पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं, और इसे हेड साइनस बोलते हैं, सर हेड साइनस बोलते हैं। ऐसे करके बड़े बड़े स्पेसेस साइनसेस हैं, और ब्लड ऐसे इनमें भरा रहता है। अच्छे से याद हो गया सबको? जीविका, ट्विंकल, प्रांजय, सैम, बताइए। ठीक है, चल आ जाओ, देखिए कुछ मिस तो नहीं हुआ है। फिर इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप, हीमोसील हो गया, हीमोलिम्फ हो गया, कलरलेस प्लाज्मा हो गया, हीमोसाइट हो गया, मस्कुलर हार्ट हो गया, डॉर्सल हो गया, फैन शेप चेंबर्स, फनल शेप चेंबर्स हो गए, ऑस्टिया ऑन आइदर साइड है ना, जोड़ी में है, ये सब कुछ हो गया। एलेरी मसल्स देखो यहां बनी हुई है, ये रही फैन शेप की एलेरी मसल्स, ये एलेरी मसल्स। एंटीरियर चेंबर को अयोटा कह देते हैं, ये चेंबर्स है, 13 चेंबर्ड हार्ट है। ठीक है, अच्छा डॉर्सल में भी कहां पर है? जैसे अगर ये पूरा कॉकरोच है ना, तो बीच में रहता है। तो और अच्छा अगर बोलना है तो इसे मिड डॉर्सल कहते हैं, मिड डॉर्सल। ये सब एनसीईआरटी में दिया। और चेंबर्स कैसे हैं? फनल शेप के, फनल कुप्पी आकार के चेंबर्स हैं। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चंस करेंगे ना, इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। 2023 में भी क्वेश्चन आया है, एक आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आया है। हो गया? नहीं, उत्थान सीरीज, अरे तो सब टीचर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग सब आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उत्थान में अर्चना मैम ले रहे हैं क्लासेस, बिल्कुल। बॉटनी में फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया पढ़ो। चल आओ, अब अपन आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में काफी कुछ तो हमने अभी पढ़ ही लिया था जब हमने मालपीजियन टिब्यूल की बात की थी। चलिए, सबसे पहले ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यानी यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन टिब्यूल है। अब हम इसकी डिटेल दोबारा नहीं लिख रहे हैं। मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर है, 100 से 150 है। येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं।
पोटेशियम यूरेट को पिकअप करते हैं और हाइंड गट के अंदर डालते हैं यूरिक एसिड को। मैं दोबारा नहीं बता रही हूं, होता क्या है, आ जाओ एक बार बना लेते हैं। जैसे सपोज ये मिड गट है और ये हाइंड गट, इलियम, यानी यहां से हाइंड गट शुरू हो रही है। ये सपोज करो एक मालपीगियन टिब्यूल मैंने बनाया। अब ध्यान से देखना, मालपीगियन टिब्यूल में क्या होता है, ऐसे सेल्स होते हैं बेटा, ऐसे सेल्स, यानी मालपीगियन टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें कैसे सेल्स हैं? ग्लैंड्यूलर क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझो। ग्लैंड्यूलर क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ये पोटेशियम यूरेट से यूरिक एसिड बना लेंगे, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए ग्लैंड्यूलर। और सिलिएटेड है क्योंकि फिर ये उस यूरिक एसिड को आगे पुश करते जाएंगे और अल्टीमेटली हाइंड गट में डाल देंगे। तो ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड है, पोटेशियम यूरेट को पिकअप करते हैं ये सीलोम से। पोटेशियम यूरेट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और फिर उसे हाइंड गट में डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये तो मेन ऑर्गन है, मेन। इसके अलावा 3 ऑर्गन्स और होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, इसको हम एक टिक से याद रख लेंगे, फन। फैट बॉडीज, ये भी एक्सक्रीशन करती हैं। नेफ्रोसाइट्स, देखो नेफ्रोसाइट्स याद रखना बहुत आसान है। नेफ्रो का मतलब ही होता है, हमारे में भी नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं, यानी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। और फैट बॉडीज भी, फैट मतलब वेस्ट को बाहर फेंकेंगे, तो ये भी इजी है। और एक यूरिकोस ग्लैंड, ये सिर्फ मेल्स में होता है। मशरूम ग्लैंड अभी पढ़ाऊंगी जब आपको मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, ओनली इन मेल्स, बाकी सब में होते हैं, फीमेल मेल दोनों में, ठीक है। यूरिकोस ग्लैंड, ये सारा एक्सक्रीशन हो गया। यूरिक को टेलेके हाइंड गट के थ्रू डालते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। डेंगू, एमडी डेंगू में उम्मीद सीरीज में पढ़ा दूंगी। 3 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी 12th स्टार्ट हो रहा है, अभी 11th चल रहा है जूलॉजी का। उम्मीद में जूलॉजी 12th लूंगी मैं। आशुतोष, जेनेटिक्स अगर मेरा वन शॉट देखना है तो E2s इंडिया पर मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, लास्ट ईयर वाली, उससे आराम से पढ़ लेना। कोई चेंज नहीं हुआ है टॉपिक का, वहां से आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहां, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं हम, एक एक वर्ड कर रहे हैं। दिस इज ऑल डन। अब आइए हम आ जाते हैं इसके नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम तो हमारे में भी डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम इसका कुछ ऐसा है नहीं, बस वही 3 जोड़ी पैर हैं, जॉइंटेड लेग्स, जिनकी हम बात कर चुके हैं। और अब हम आ गए नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है एक बार समझ लो। जैसे ये थोरैक्स हो गया, फिर ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि यहां पे ऊपर हार्ट हो जाएगा, ये ऊपर हार्ट हो जाएगा, 13 चेम्बर्ड, एंटीरियर अयोटा, ठीक है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बना रही हूं, इधर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, इसका नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हेड में होता है। होता क्या है बेटा, अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी और एक एक्सॉन। सेल बॉडी के ग्रुप को गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लियन या गैंग्लिया, और जो एक्सॉन का ग्रुप है वो कॉर्ड बनाता है। तो होता क्या है, जैसे एक गैंग्लिया इस एरिया में है, सपोज इधर, अब ये एक नहीं है, ये तो आप साइड से देख रहे हो, एक्चुअली इधर भी है और इधर भी है, एक जोड़ी है। और ऐसे ही एक गैंग्लिया इधर भी है। गैंग्लिया मतलब ये सेल बॉडी का ग्रुप है, उस सेल बॉडी से एक्सॉन्स भी निकलेंगे, तो ये एक्सॉन्स निकले, इधर से भी निकले, इधर वाले भी निकले, ऐसे, ठीक है, और इधर के भी निकले। फिर गैंग्लिया सेल बॉडी का ग्रुप, फिर एक्सॉन, फिर सेल बॉडी का ग्रुप, फिर एक्सॉन, फिर सेल बॉडी का ग्रुप, एक्सॉन, सेल बॉडी का ग्रुप, एक्सॉन। इसे बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये इसके ब्रेन के बराबर है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता, इन्हें कोई नीट जेई नहीं देना है, पर हाँ ये ब्रेन के बराबर माना जाता है। आगे जाकर जब ये और डेवलप होगा तो हमारे में ब्रेन बनता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, एक जोड़ी हो गए, 1 पेयर। ऐसे ही ये हो जाएगा इंफ्रा ईसोफेजियल या सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, गैंग्लियन। और ये इनके साइड वाले लेटरल कनेक्टिव्स, लेटरल कनेक्टिव्स बेसिकली बेटा कुछ भी नहीं है, सेल बॉडीज हैं और उनके आपस में एक्सॉन्स हैं और ऐसी रिंग बन गई है।
ये भी वही है, गैंग्लिया एंड एक्सॉन का ग्रुप, फिर गैंग्लिया, फिर एक्सॉन का ग्रुप। इस पूरे को बोलते हैं नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहां पर है अगर कोई पूछे, डॉर्सल या वेंट्रल? भाई हार्ट था ऊपर, डॉर्सल, मिड डॉर्सल, ये है नीचे यानी वेंट्रल। एक है, सिंगल नहीं, दो है ये एक्चुअली, एक गैंग्लिया उसकी कनेक्टिव और उसकी कॉर्ड, ऐसे इधर भी एक गैंग्लिया उसकी कनेक्टिव उसकी कॉर्ड, तो दो कॉर्ड है। आप इधर से देख रहे हो तो एक ही दिख रही है, यानी ये वन पेयर है। इसे डबल भी कह देते हैं, डबल। और ये खोखली होती है, नहीं सॉलिड होती है। हमारे से बिल्कुल उल्टा है बेटा, हमारी नर्व कॉर्ड मतलब नर्व कॉर्ड से ही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। हमारे में स्पाइनल कॉर्ड 1 होती है, इनके में 2 होती है। हमारे में पीछे डॉर्सल होती है, इनके में आगे वेंट्रल होती है। हमारे में खोखली होती है, उसमें सीएसएफ भरा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हो, इसमें सॉलिड होती है। और सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में है। कितने सेगमेंट्स हैं देखो, 1 2 3 तो थोरैक्स रीजन में होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 एब्डोमेन में होते हैं, यानी 3 थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में होते हैं। टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं, 9 गैंग्लिया। और इन गैंग्लिया से जो नर्व्स निकलेंगे, न्यूरॉन्स, ये पूरे थोरैक्स और एब्डोमेन को कंट्रोल करते हैं। 3 + 6, ध्यान रखना, स्पिरिकल्स 10 जोड़ी हैं और ये 9 है। 9 एक में, 9 एक में, ऑफकोर्स 9 पेयर हो जाएंगे। और ये जो हेड वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत कम नर्वस सिस्टम है। ये यहां पर केवल बेसिकली जो एंटीना है और कंपाउंड आई है, बस उसी को कंट्रोल करता है, यानी इसके हेड में ज्यादा नर्वस सिस्टम नहीं है। और इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है कि अगर आपने कॉकरोच के सर को काट दिया, हेड कट कर दिया, तो भी वो अबाउट 1 वीक 7 डेज तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका मेजर नर्वस सिस्टम बेली वाले पार्ट में है, पेट वाले पार्ट में, यानी नीचे वाले पार्ट में है, बेली पार्ट में है। मेजर नर्वस सिस्टम अगर आप देखें तो वो बेली वाले पार्ट में है। क्रॉस सिलेबस में है, बिल्कुल 100% है, मैं पढ़ा चुकी हूं, इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया नर्वस सिस्टम। तो ये मार्क करो अपनी एनसीईआरटी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हेड के अंदर थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, बाकी पूरा का पूरा वेंट्रल यानी बेली साइड पर है। इसीलिए अगर हेड को कट भी कर दिया, वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो कंपाउंड आई के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आपको। ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, ये सप्लाई करता है नर्व्स टू जो हेड वाली चीजें हैं, यानी एंटीना एंड कंपाउंड आई। ये छोटी छोटी चीजें जो हमसे मिस हो जाती हैं, एंटीना और कंपाउंड आइज को यहां से मिलता है, बाकी मेजर पूरी बॉडी को नर्व कॉर्ड से मिलता है, सेगमेंटेड। ठीक है, क्लियर है? अब नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स की भी बात करते हैं। आइए हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें, बहुत इजी है। सेंस ऑर्गन्स मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? सूंघता किससे? एंटीना से। देखता किससे? आईज से। और वो सब झाड़ना वाड़ना मैक्सिलरी पैल्प थे, लेबियल पैल्प थे। और सुनता किससे? एनल सर्काई से। आ जाओ, मैं यहां लिखी देती हूं, इसको कुछ रटना ही नहीं है ना, अगर अपन ने समझ लिया। अगर आपने अभी तक समझा है तो याद करने की, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई ये टच करता था और स्मेल करता था एंटीने से, बहुत सेंसिटिव है। सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज विजन के लिए थी। मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प्स थे, इनके थ्रू ही अपनी क्लीनिंग भी करता है, फूड को टच भी करता है, सेंस भी करता है। और एनल सर्काई एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर ये इसके कान है, मेल फीमेल दोनों में मिलते हैं, दोनों रिसेप्टर्स हैं। बस ये 5 ही तो अपन ने पढ़े थे। ये लो जी, सेंस ऑर्गन, सो इजी। ठीक है बेटा, ड्रिंक कॉफी, इतने फोकते हो आप जीवन में, स्पैमिंग करने ही आ गए हो। आई एम श्योर यूट्यूब पे पेड स्पैमर तो होगे नहीं आप, कुछ करिए अपनी लाइफ में। थैंक यू एमडी जिनेद, मस्त पढ़ाते हो जूलॉजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनिशा क्लियर है? वृंदा, श्वेता, देवाशीष, ट्विंकल, क्वेश्चन कराऊंगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, पहले थ्योरी तो समझो। थ्योरी आ जाएगी तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे, जल्दी से नोट करो, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाएंगे। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, हो गया, करें शुरू? चलो,
अब आ जाओ हम बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बहुत इजी वे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कॉकरोच जो है ये मेल अलग है, फीमेल अलग है, हमारी तरह हमने देखा, यानी ये यूनिसेक्सुअल है। और यूनिसेक्सुअल को क्या कहते हैं, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ट्रिक भी बताती हूँ, डम्ब यानी डायोशियस। तो दे आर डायोशियस, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। आर्थ्रोपोडा अगर आपको याद हो, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें लार्वल स्टेज बनेगी, और लार्वल स्टेज जब बनती है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट यानी इसमें लार्वा बनेगा, और इसके लार्वा को क्या कहते हैं, निम्फ। निम्फ निम्फ और जब निम्फ वाला लार्वा बनता है तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं पोरोमेटाबॉलस। पोरोमेटाबॉलस, पारो से याद रख लो, देवदास की पारो, पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। अभी समझाऊंगी, अभी सब बता दूंगी आपको, डोंट वरी। नॉक्टर्नल है, रात में रिप्रोडक्शन करने आएंगे, अभी हम सब देखेंगे। चलिए, गर्मी यहां स्टार्ट हो गई है, डिहाइड्रेशन होने लगा है, तो सब लोग प्लीज पानी, हाइड्रेशन अच्छा रखो। चलो शुरू करें। वैभव, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप ओल्ड वाले वीडियो से, थैंक यू। चल अब आ जाओ, पहले मेल बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसमें एक जोड़ी टेस्टिस है। टेस्टिस अभी सब कुछ एब्डोमेन में है, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में एक जोड़ी, हमारी तरफ 1 पेयर है, 4th, 5th एंड 6th एब्डोमेन। तो मैं क्या कर रही हूं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसा बना देती हूं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। ये 4th, 5th एंड 6th, और ये एब्डोमिनल सेगमेंट है, एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमिनल। चल, तो मैं बना रही हूं सबसे पहले टेस्टिस। तो सपोज ये एक टेस्टिस है और सपोज ये दूसरा टेस्टिस है, ठीक है। तो टेस्टिस कितने हैं, 1 पेयर। कहां पर है, सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। और क्या कहूं, बीच में है कि साइड में है, देखो जरा, अरे दिख ही रहा है, लेटरली। टेस्टिस का काम क्या होगा, वही स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, मेल गैमीट्स बनाना। अब ये स्पर्म्स जो हैं ये वासा डिफरेंस में आएंगे, इधर है वासा डिफरेंस, ये हो गई वासा डिफरेंस, दोनों टेस्टिस से वासा डिफरेंस निकलेंगे, और स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस से वासा डिफरेंस में आए। हमारे में भी तो यही होता है, हमारे में पहले एपिडिडाइमस होता है फिर वासा डिफरेंस होता है, इनके में एपिडिडाइमस नहीं है। अब यहां पर होगा सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। तो वासा डिफरेंस से स्पर्म्स जब आते हैं तो सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर होते हैं, हमारे में स्टोर नहीं होते थे सेमिनल वेसाइकल में, हमारे में सेमिनल वेसाइकल से फ्लूइड निकलता था, सीमन कंट्रीब्यूट करता था। तो यहां पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होगा। भाई कौन से सेगमेंट में होंगे, सोचो, खुद ही सोचो, बड़ा आसान है। यहां पे टेस्टिस खत्म हो रहा है, डायग्राम में ही दिख रहा है, 6th सेगमेंट में, 6th सेगमेंट में, वही एब्डोमेन के। अब यहां पे जब स्टोर होते हैं स्पर्म्स तो उन्हें खाना पीना चाहिए, तो इसके चारों तरफ एक ग्लैंड होता है, उसके कुछ छोटे ट्यूब्स होते हैं और कुछ लंबे ट्यूब्स होते हैं, इसे मशरूम ग्लैंड या यूरिकोस ग्लैंड कहते हैं। तो ये हो गया पूरा मशरूम ग्लैंड, बिल्कुल इजी वे में करके पढ़ा रही हूं आपको। मशरूम ग्लैंड या इसी को यूरिकोस ग्लैंड कहते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, वही वाला, ठीक है। इसमें 2 तरह के ट्यूब्स दिख रहे हैं, एक छोटे और एक बड़े। स्मॉलर टिब्यूल्स होते हैं इसके, और बिगर यानी लार्जर वाले टिब्यूल्स होते हैं। अब ये कहां मिलेगा, देखो यहां पे सेमिनल वेसाइकल है 6th में, तो 6th सेगमेंट और थोड़ा सा नीचे भी आ गया है, यानी इसकी लोकेशन हो गई 6th एंड 7th सेगमेंट। कितना इजी है। तो 4th, 5th, 6th पे टेस्टिस है, 6th पे ही वासा डिफरेंस होगी, 6th पे ही सेमिनल वेसाइकल होगा, और 6th, 7th पे मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड में होता क्या है बेटा, ये जो यहाँ पे स्पर्म स्टोर होंगे तो जो छोटे वाले टिब्यूल्स हैं वो उन्हें खाना देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और जब ये स्पर्म्स बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे तो ये पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, स्पर्म पैकेट्स में आते हैं, उस पैकेट को स्पर्मेटोफोर कहते हैं, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ये फर्स्ट लेयर
अराउंड स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? स्पर्म का पैकेट होता है, पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स पैकेट्स में निकलेंगे, ग्रुप्स में निकलेंगे, उसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। उसके चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं। यानी छोटे टिब्यूल्स खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े टिब्यूल्स एक लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एनसीईआरटी लिखती है कि मशरूम ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड है, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, एसेसरी ग्लैंड। तो टेस्टिस में स्पर्म्स फॉर्म हुए, वासा डिफरेंस में आए, सेमिनल वेसिकल में आए, स्टोर हुए, स्मॉल टिब्यूल ने खाना दिया। अब ये पैकेट जब रेडी हुए निकलने के लिए, लार्जर टिब्यूल्स ने, मशरूम ग्लैंड ने इसके चारों तरफ एक लेयर बनाई और अब ये डाल दिए गए इस डक्ट में बाहर जाने के लिए। इसे बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। हमारे में भी तो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, ह्यूमंस में इजैक्यूलेटरी डक्ट। एनसीईआरटी लिखती है वासा डिफरेंस पोर स्पर्म्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। आया समझ में? और इजैकुलेटरी डक्ट फिर बाहर ओपन होगी छेद के थ्रू, जहां से स्पर्म के पैकेट्स निकलेंगे। इसे कहते हैं मेल गोनोपोर। छेद है ये, यानी मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर। ये जेनिटल पाउच वाला एरिया आ गया। ऊपर 9th and 10th काइटिन की प्लेट टरगाइट और नीचे 9th वाली स्टर्नाइट, वो एरिया है, ये वहीं ओपन होगा, जेनाइटल पाउच में ओपन होगा। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये सेकेंड लेयर बनाती है अराउंड स्पर्मेटोफोर। इस पैकेट के अराउंड 3 लेयर्स बनेंगी, रक्षा करनी है क्योंकि इसे फीमेल बॉडी तक जाना है। ये सेकेंड लेयर बनाती है। और जस्ट निकलने के पहले एक और लेयर बनाने के लिए एक और ग्लैंड मौजूद है। आइए उस ग्लैंड को हम बनाते हैं। वो रहा ये ग्लैंड। एक और यहां ग्लैंड होता है, इसकी सेपरेट ओपनिंग होती है, सेपरेट ओपनिंग। इसे कहते हैं फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड ये सेपरेट है, फैलिक ग्लैंड। बाकी सब तो अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट में डाल रहे हैं, पर ये अलग है। ये थर्ड लेयर बनाती है अराउंड जस्ट इजैकुलेशन के पहले स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ। तो जो स्पर्म के पैकेट्स निकलेंगे उसमें 3 लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। पहली लेयर मशरूम ग्लैंड ने बनाई, दूसरी लेयर इजैकुलेटरी डक्ट ने बनाई और तीसरी लेयर फैलिक ग्लैंड ने बनाई और तब वो पैकेट फिर बाहर आता है। आया समझ में? अब इसके अलावा यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सरकाय तो होगा ही, मैं बना नहीं रही हूं, पर ये मेल है तो इसमें एनल स्टाइल होगा। इसके अलावा इसमें कुछ काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग से, अजीब अजीब से। ये काइटिन के स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी हेल्प से ये फीमेल की बॉडी के साथ जुड़ता है। ऐसा समझ लो पेनिस जैसे वजाइना के अंदर इंसर्ट करता है, यानी ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है या एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, बाहर से दिखते हैं, काइटिन के बने हुए हैं। इन सबको मिलाकर कहते हैं गोनैपोफाइसिस या फैलोमियर्स। फैलोमियर्स ये भी इस जेनाइटल पाउच वाले एरिया में ही खुलते हैं सब। क्या क्या है इसके अंदर? एनल स्टाइल इसी का पार्ट है। फिर एक सूडो पेनिस होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सूडो पेनिस कहते हैं, एक को टिंटिलेटर कहते हैं, एक को राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, ऐसे नाम देते हैं। बेसिकली ये सब काइटिन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं और जो मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से पॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। काइटिनस हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया हैं, पॉपुलेटरी हैं। ये सब इस जेनाइटल पाउच वाले नीचे वाले एरिया में है। थैंक यू तुषार। आ रहा है सबको समझ में? सारे वर्ड्स एक बार चेक करो दिमाग में, दोबारा से रिवाइज करो। मशरूम ग्लैंड 6-7 सेगमेंट में है, टेस्टिस 4th 5th 6th में है, सेमिनल वेसिकल है जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्मेटोफोर पैकेट बनता है। हो गया सबका? नेहा, मक्खन क्लियर, बैसाखी, क्रिस्टल क्लियर, हेवन, किंग, ट्विंकल, जीविका, कोई डाउट नहीं? याद हो जाएगा? चल आओ एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया, एवरीथिंग। आ जाओ देखते हैं। देखिए सबसे पहले 4th 5th 6th सेगमेंट में 1 पेयर टेस्टिस जहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ये हो गई दोनों की 2 वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस यहां नहीं दिख रहा, पर सबसे अंदर होगा एक्चुअली सेमिनल वेसिकल। उसके चारों तरफ छोटे ट्यूब्स, छोटे ट्यूब्स के चारों तरफ बड़े ट्यूब्स, यानी ये पूरा का पूरा है मशरूम ग्लैंड। स्मॉल एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स, ये हो गया मशरूम ग्लैंड। अल्टीमेटली ये रही इजैकुलेटरी डक्ट।
इजैकुलेटरी डक्ट यहां पर आएगा, मेल गोनोपोर जो बनाया नहीं है, और ये रहा अलग से फैलिक ग्लैंड जिसकी सेपरेट ओपनिंग है, ये थर्ड लेयर बनाता है फैलिक ग्लैंड। और ये जो काइटिन की प्लेट्स दिख रही हैं आपको, जिसमें कॉडल या एनल स्टाइल आ गया, सूडोपेनिस हो गया, टिंटिलेटर हो गया, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमियर हो गए, इन सबको मिलाकर कहते हैं गोनापोफाइसिस या फैलोमियर। काइटिन की प्लेट्स हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगी। इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, ये मेल फीमेल दोनों में है, इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि इस एरिया में दिखता है, इसीलिए। बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आ जाओ, हम पहले फीमेल सिस्टम समझते हैं। अब मैं आपको ना एक लाइन यहां कंप्लीट कराती हूं, जो मैंने आपसे कहा था मैं बाद में समझाऊंगी। देखो, सो मेल जेनाइटल पाउच ऊपर 9th एंड 10th टर्गाइट है और नीचे 9th स्टर्नाइट है, इससे बनता है। यहां क्या क्या खुलेगा? यहां देखो, एक तो वो छेद खुलेगा जो इजैकुलेटरी डक्ट का है, जिससे स्पर्म के पैकेट्स आ रहे हैं, यानी मेल गोनोपोर, मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर। ठीक है, वेरी गुड। और क्या दिखेगा यहां पे? वो काइटिन वाले स्ट्रक्चर्स, यानी गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस। और कौन सा छेद खुलेगा? भाई मेल्स में एनस भी तो होगा। इस बात को समझो बेटा, इस बात को समझो, कुछ भी नहीं रटना है। देखो समझो, इस डायग्राम में समझाते। भाई नर्वस सिस्टम यहां है, हार्ट यहां है, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल जारी होगी जिसका छेद होगा एनस, और इधर ही 4th 5th 6th सेगमेंट में मेल में टेस्टिस होगा, फिर करते करते इजैकुलेटरी डक्ट होगा, और फिर मेल गोनोपोर होगा। तो ये एनस होगा, एलिमेंट्री कैनाल का फाइनल छेद, और इधर पर ये मेल जेनाइटल पोर होगा या मेल गोनोपोर होगा मेल के अंदर। और फिर यहां पर वो सारे गोनापोफाइसिस, एनल स्टाइल, वो सब सूडोपेनिस वगैरह होंगे। तो जेनाइटल पाउच में क्या क्या खुल रहा है? एनस, मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। इसमें से ऊपर क्या है? एनस, डॉर्सल, थोड़ा सा एनस ऊपर है, एलिमेंट्री कैनाल ऊपर होती है, टेस्टिस वगैरह थोड़ा नीचे आएगा, यानी ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रल है, वेंट्रल क्या है? थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या है? मेल जेनाइटल पोर, और ऊपर की तरफ क्या है? एनस। सो दिस इज वेंट्रल एंड एनस इज डॉर्सल। ये वो लाइंस हैं जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती, पर मेरे हर स्टूडेंट की अब टिप्स पर हो जाएगी। डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। इज इट वेरी वेरी क्लियर? जेनाइटल पाउच, 9th 10th टर्गाइट, 9th स्टर्नाइट, और इसमें क्या क्या खुलेगा? ठीक है, दीपांशु, बैसाखी, ट्विंकल, समीर, थैंक यू, यू हैव फॉलोड माय ओल्ड वीडियोस एंड लर्नड अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, आई एम हैप्पी टू हियर दिस। चलिए अब आइए हम मेल नहीं आगे बढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो क्लास में सब कुछ लिखवाना, सारे डायग्राम्स बनाना, आपको क्लास में समझाना, कोशिश करके क्लास में याद कराना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। केवल एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ी करा देनी है मुझे, उससे ना याद नहीं होता खुद से। हुआ? चलिए अब यहां पर ओवरीज से कहानी शुरू होगी, वही एक जोड़ी ओवरीज। ओवरीज भी एब्डोमेन में है, 2nd से 6th सेगमेंट तक। टेस्टिस है 4th से 6th, ओवरी है 2nd से 6th। टेस्टिस है 4th 5th 6th, ओवरी है 2nd से 6th। तो मैं 2nd से बनाना शुरू करती हूँ। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, सपोज 3rd, 4th, 5th, 6th, 10th। ठीक है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट। 2 ओवरीज हैं, आइए बनाते हैं। ये हो गई एक ओवरी, ये हो गई दूसरी ओवरी। तो सबसे पहले जैसे मेल्स में टेस्टिस है, यहां पर है ओवरीज। कितनी है? वही 2, यानी एक जोड़ी, वही लेटरली टेस्टिस की तरह। टेस्टिस 4th से 6th है, ये 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। काम वही होगा, वहां स्पर्म्स बने थे, ये अंडे बनाएंगी, प्रोड्यूस ओवा। अब ध्यान से सुनो, हर ओवरी के अंदर 8 ट्यूब्स होते हैं, 8। अभी 4 दिख रहे हैं, 4 पीछे होंगे, यानी इसमें 8 ओवारियोल्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, ऐसा समझ लो। एक्चुअली हर टिब्यूल में एक अंडा बनता है, तो एक ओवरी से 8 अंडे बनते हैं एक बार में, और दोनों ओवरी से मिला के 16 अंडे बनते हैं। अब ओवरी से अपने में भी फैलोपियन ट्यूब निकलता है, जिसे हम ओवी डक्ट भी कहते हैं, तो यहां पर भी ओवी डक्ट्स निकलेंगी। ओवरी से निकली ओवी डक्ट। अब यहां कोई यूट्रस नहीं होता, लेकिन वेजाइना होती है। बड़ा ध्यान से सुनना, ये वेजाइना है। आप कहोगे मैम वेजाइना तो बाहर होनी चाहिए। इनके अंदर वेजाइना मतलब कॉप्यूलेटरी ऑर्गन नहीं है। इनके अंदर वेजाइना जो है, ये किसे बोलते हैं, ध्यान से समझो। जहां दोनों ओवी डक्ट्स मिल गई और एक सिंगल बड़ा सा चेम्बर बन गया,
उसे ही वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना क्या है? मीडियन ओविडक्ट। जहां दोनों ओविडक्ट फ्यूज हो गई बस उसे ही वेजाइना कह देते हैं। ठीक है, तो जो एग है वो ओवरी में बना, ओविडक्ट में आया और फिर मीडियन चेंबर में आ गया, मीडियन चेंबर में, जिसे वेजाइना कहते हैं। अब एक्चुअली इसी जगह पे स्पर्माथीका भी है। अब आप कहोगे मैम ये स्पर्माथीका क्या है? दो स्पर्माथीका है। स्पर्माथीका अगर आपने कभी अर्थवर्म पढ़ा उसमें भी होते हैं। वहीं पर मेल कॉकरोच अपने स्पर्म्स जो पैकेट्स है स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट करता है, तो वो कहां होगा? इसी सिक्स्थ सेगमेंट में, इसी सिक्स्थ सेगमेंट पे स्पर्माथीका है। तो जब मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के साथ कॉप्यूलेशन करेगा तो वो अपने पैकेट्स को इस स्पर्माथीका के अंदर डाल देगा, स्पर्म के पैकेट्स को। तो ये भी वन पेयर है। एनसीईआरटी में इनका सेगमेंट लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में है और स्टोर करते हैं पैकेट्स ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोफोर्स। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पार्ट है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। स्पर्म यहां स्टोर्ड है पैकेट्स के फॉर्म में स्पर्माथीका में, और एग ओवरी, ओविडक्ट और वेजाइना में आ गया है। मेल गैमीट भी आ गया है, फीमेल गैमीट भी आ गया है। अब इन दोनों को यहां डाल दिया जाता है। ये क्या है? ये जेनाइटल चेंबर है। यहां वेजाइना में छेद है जिसके थ्रू ये सब डाला जाएगा। इसे कहते हैं फीमेल जेनाइटल पोर या फीमेल गोनोपोर। तो बेटा ध्यान से सुनो, यहां नहीं है फीमेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर एंड में था। फीमेल जेनाइटल पोर ये वजाइना की ओपनिंग है जहां से अंडे डाले जाएंगे। अब यहां पर अंडे डाल दिए गए, यहीं पर स्पर्म डाल दिए गए, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, जेनाइटल चेंबर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। पर होता क्या है? जेनाइटल चेंबर के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहां पर ऐसे काइटिन की प्लेट्स होती हैं, काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं गोनैपोफाइसिस। आप कहोगे मैम ये तो अभी मेल्स में भी थे, बिल्कुल थे। गोनैपोफाइसिस ये काइटिन के बने हुए हैं, काइटिनस। लेकिन वहां मेल में ये स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ थे जो फीमेल से अटैच होने में हेल्प करते थे कॉप्यूलेशन में। यहां वो काम नहीं है। इनका काम ये है कि मान लो मैक्सिमम 16 अंडे आए तो एट अ टाइम 16 स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे यानी 16 जाइगोट बनेंगे। उन्हें फटाफट से ये 2 रोज में अरेंज कर देता है। ये क्या करता है? इट अरेंज फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइज्ड एग्स इन 2 रोज ऑफ 8 ईच, मतलब 8 अंडे ये और 8 ये फटाफट से अरेंज कर दिया। तो गोनैपोफाइसिस मेल में भी है पर वहां पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, बाहर से दिखता है, काइटिन के स्ट्रक्चर है जिसमें एनल स्टाइल, फैलोमियर, सूडोपेनिस, टिंटिलेटर आता है। वो जेनाइटल पाउच में ओपन हुए हैं। ये भी जेनाइटल पाउच में ही है, ये पूरा जेनाइटल चेंबर ही है, लेकिन ये फर्टिलाइज्ड अंडों को 2 रोज में अरेंज करते हैं। अब यहीं पर मशरूम जैसे 2 ग्लैंड्स होते हैं, मशरूम की तरह 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक इधर, ये भी जेनाइटल चेंबर में ही ओपन हो रहे हैं ऐसे। ये ग्लैंड है यानी कुछ बनाएगा, इसे बोलते हैं कोलैटेरियल ग्लैंड। कोलैटेरियल ग्लैंड, एक राइट है एक लेफ्ट है, एक जोड़ी है, 1 पेयर। ये क्या करते हैं? ये जो फर्टिलाइज्ड अंडों को अरेंज करा है इनके चारों तरफ एक कवरिंग बना देते हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब इस स्ट्रक्चर को ऊथीका कहने लगते हैं, यानी इस जगह पर अब एक्चुअली ऊथीका मिलेंगी जिनके अंदर 16 फर्टिलाइज्ड अंडे हैं, जैसे ऊथीका। मैक्सिमम 16 एग्स, 16 स्पर्म्स, 16 जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग, उन्हें 2 रोज में अरेंज किया और उनके चारों तरफ इस कोलैटेरियल ग्लैंड ने वॉल सिक्रीट कर दी, सिक्रीट वॉल ऑफ ऊथीका। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? इसी जेनाइटल चेंबर में हो रहा है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? एक एक वर्ड समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये जो अपर पार्ट है इसे जेनाइटल चेंबर कह दिया। इसमें क्या क्या ओपन हो रहा है अभी देखेंगे। और थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट है जहां ऊथीका बन गई है इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। पूरे को मिलाकर जेनाइटल पाउच कह देते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। मोटे मोटे तौर पे तो अपन बोल देते हैं कि ये पूरा ही जेनाइटल चेंबर है, और अच्छे से अगर बोलना है तो ऊपर वाला पार्ट चेंबर है, नीचे वाला वेस्टिब्यूल है, पूरा मिला के जेनाइटल पाउच है।
तो इस जेनाइटल चेम्बर में कोलैटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग है, गोनापोफाइसिस है और फीमेल जेनाइटल पोर है, और यहीं पर एनस भी आएगा ऊपर डॉर्सली, जो जैसे मेल्स में हो रहा था, ऊपर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी ओपनिंग भी होगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऊथिका जो बनती है ये थोड़ी लाल ब्राउनिश सी होती है। 3/8 से लेकर 8, आई थिंक एक मिनट मैं चेक करती हूँ मिलीमीटर है या एक बार मुझे याद करने दो, एक बार देख लेते हैं अपन, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। mm है, मिलीमीटर है। तो ऊथिका जो है, ऊथिका जो बनी है जिसमें फर्टिलाइज्ड अंडे हैं, ये 3/8 से लेकर 8 मिलीमीटर तक होती है और डार्क रेडिश से लेके रेडिश ब्राउन। लेट मी सी, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूं मैं, एक भी वर्ड गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3/8 इंच है, ब्लैकिश ब्राउन, एक सेकेंड, यस 3/8 इंच यानी 8 मिलीमीटर, रेडिश डार्क रेड से लेके ब्लैकिश ब्राउन, मतलब एकदम डार्क रेड या ब्राउन काला सा होता है। हर ऊथिका के अंदर 16 मैक्सिमम फर्टिलाइज्ड एग्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चलो पहले एक बार ये दिखाती हूं आपको, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, अब सब कुछ समझ में आएगा। ये ओवरी है, एक एक ओवरी में 8 ओवारियोल्स हैं। ये ओविडक्ट है हमारी फैलोपियन ट्यूब के बराबर। ये कॉमन चेम्बर जब बना, कॉमन ओविडक्ट जिसे वेजाइना कहते हैं, यहीं पर 2 यानी एक जोड़ी स्पर्माथिका है जिसमें स्पर्म्स आ गए। तो वेजाइना में एग आ गए, स्पर्माथिका में स्पर्म आ गए। अब इन दोनों को यहां डाल दिया जाएगा। ये पूरा जेनाइटल पाउच है, ऊपर वाले हिस्से को जेनाइटल चेम्बर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेस्टिब्यूलम कहते हैं। इसी जेनाइटल चेम्बर में ये गोनापोफाइसिस हैं जो इन्हें 2 रोज में अरेंज करेंगे, और यहीं पर ये मशरूम जैसे राइट एंड लेफ्ट कोलैटेरियल ग्लैंड्स हैं। कोलैटेरियल ग्लैंड्स, गोनापोफाइसिस, फीमेल जेनाइटल पोर, ये सब कुछ जेनाइटल चेम्बर में ही है, और यहीं पर ऊथिका बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में जब ये रेडी हो जाएगी, तब फीमेल कॉकरोच इस ऊथिका को ऐसी जगह छोड़ आएगी जहां थोड़े थोड़े क्रैक्स हैं ताकि थोड़ी ठंडक रहे, पर आसपास थोड़ी ह्यूमिडिटी, नमी होनी चाहिए ताकि ड्राइनेस ना हो, और खाने का सोर्स होना चाहिए। खाने का सोर्स क्यों होना चाहिए? ताकि जब डेवलपमेंट के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स, अंडे हैच आउट करेंगे तो इमिडिएटली जब ये बाहर आएंगे कॉकरोचेस, तो इन्हें खाना मिल जाए। तो अब ये उन्हें ऐसे क्रैक्स में छोड़ आएगी जहां हाई ह्यूमिडिटी है और पास में खाने का सोर्स है। एक जिंदगी में एक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, इंपॉर्टेंट है, और हर ऊथिका में मैक्सिमम 16, एवरेज माने तो 14 से 16 अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पर ऊथिका बॉडी के बाहर डाल दी गई है और अंदर उसके डेवलपमेंट होगा, पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। पोरोमेटाबॉलस यानी अब धीरे धीरे मोल्टिंग्स होंगी, डेवलपमेंट होगा। बेटा मोल्टिंग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना समझ लो, जैसे मान लो अभी एक फर्स्ट लार्वल स्टेज बनी निम्फ, इसके चारों तरफ काइटिन की प्लेट्स बन गई, अब ये बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, तो वो खोल छूटेगा, वो मोल्टिंग मतलब वो अपना जो काइटिन की एक्सोस्केलेटन है उसे शेड ऑफ करेगा, हटाएगा, इसे मोल्टिंग बोलते हैं, जैसे सांप केचुली छोड़ता है। और फिर वो बड़ा हो गया है, अब फिर उसके अराउंड बड़ी खोल बनेगी। ऐसे करके 13 बार मोल्टिंग होती है, 13 टाइम्स, 1 साल लग जाता है ऑलमोस्ट। इसीलिए इसे धीरे धीरे डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट हमने पहले ही लिख लिया था। यानी होता क्या है, एग से निम्फल स्टेजेस बनेंगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे बनती जाएंगी, मोल्टिंग्स होती जाएंगी, 13 मोल्टिंग्स होंगी, और तब जाकर अडल्ट बनेगा, अडल्ट कॉकरोच बनेगा, अडल्ट। 13 मोल्टिंग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कैसे पहचानोगे कि अडल्ट बन गया कि नहीं बन गया? एक्चुअली विंग्स केवल अडल्ट में होंगे। इवन अगर आप अडल्ट के ठीक पहले वाली स्टेज देखोगे, 12 मोल्टिंग्स हो गई हैं, ऑलमोस्ट अडल्ट जैसा दिख रहा है, विंग पैड्स बन जाते हैं, पर उसमें से विंग्स नहीं निकलते हैं, तो विंग्स केवल यहां पर मिलेंगे, विंग्स प्रेजेंट। जो लास्ट निम्फल स्टेज है, आखिरी वाली, पर है अभी भी निम्फ, अभी मैच्योर नहीं माना जाएगा, उसके अंदर विंग पैड्स तो मिल जाएंगे आपको, यानी जहां पर विंग्स बनने हैं वो एरिया मिल जाएगा, पर विंग्स नहीं मिलेंगे। विंग्स तभी मिलेंगे जब फाइनल 13th मोल्टिंग होगी, तब हम कहेंगे ये कॉकरोच अडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड समझ में आया? 9 से 10 ऊथिका, 14 से 16 अंडे क्यों हैं अब कभी नहीं भूलोगे, और 13 मोल्टिंग्स, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आइए हम
इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि फीमेल जेनाइटल पाउच में क्या क्या ओपन होता है, जो हमने यहां पर छोड़ा था। फीमेल जेनाइटल पाउच किस एरिया में है? 7th, 8th, 9th स्टर्नम, जिसमें से 7th ऐसी लंबी बोट शेप जैसी हो गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खुलेगा। आप बताओ क्या क्या खुलेगा। तो आप कहोगे मैम एक तो इसमें वेजाइना की ओपनिंग यानी फीमेल जेनाइटल पोर ओपन होगा जिसके थ्रू अंडे पहुंचेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा स्पर्माथिका के पोर ओपन होगा जिसके थ्रू स्पर्म्स यहां पर पहुंचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा यहां पे कोलैटेरियल ग्लैंड्स भी ओपन होंगे। गोनापोफाइसिस क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, और यहां पर हम ओपनिंग्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज खुलती है। ये देखिए, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलैटेरियल ग्लैंड्स। मैंने आपसे यही कहा था, ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, पहले आपको कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी, फिर आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, इसी के साथ हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है। अब एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि हम जनरली लास्ट पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, पर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि बहुत सारे कॉकरोच जंगली हैं और कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं होता, मतलब कोई पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास, हमारे घरों के आसपास भी रहते हैं। ये पेस्ट है, हमने शुरू में भी देखा था, ये बहुत सारी बीमारियां जो है उसे करते हैं, और इनके एक्सक्रीटा वेस्ट के कारण हमारा खाना वाना सब खराब हो जाता है। इनफैक्ट कई सारी बैक्टीरियल डिजीजेस भी ये कर सकते हैं। इसे वायरल कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, खाना खराब करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मक्खियां करती हैं, फ्लाइज करती है। मजे आ गए सबको? तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो। और अब आइए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने सबसे पहले कहानी शुरू की इसके आधार कार्ड से, टैक्सोनॉमी से, इसका कलर, इसका साइज, और फिर हमने बात की है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की, उसकी मॉर्फोलॉजी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर की है, लाइन बाय लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक लेबलिंग, और फिर उसकी एनाटॉमी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मजे आ गए स्टूडेंट्स? फ्रॉग पढ़ा चुकी हूं अभी ऑलरेडी, मैं पूरा जूलॉजी सीरीज में कंप्लीट कर चुकी हूं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, बस एक कॉकरोच रह गया था क्योंकि उस समय एनटीए से हटा दिया था। करिए ट्राई एवरीवन। आई थिंक पोल चलेगा क्या आपका? हाँ चलेगा, चलिए पोल, आइए देखते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, 2022 का ही क्वेश्चन है, काफी रीसेंट क्वेश्चन है। टेगमिना अराइजेस फ्रॉम, अब थोड़ा सा टाइम लो, टेगमिना मतलब आगे वाला विंग था, दो विंग्स हैं, एक फोर विंग, एक हाइंड विंग। प्रोथोरैक्स में तो गर्दन होती है, वहां से विंग नहीं निकलता, मीजो से निकलता है फोर विंग और मेटा से निकलता है हाइंड विंग, यानी ये निकलेगा मीजोथोरैक्स से। 88.37% ने सही दिया है, और सबसे पहले सही दिया है साइका, बहुत बढ़िया। वतन हमजा, वेरी गुड। आइए 2021 का क्वेश्चन देखो, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, अभी 2023 का क्वेश्चन भी कराऊंगी। 22 का करा दिया एक क्वेश्चन, 21 का करा दिया एक क्वेश्चन, करिए ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी, मैं टाइम दे रही हूं, बस 10 मिनट और लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी फॉल्स बताना है। हाइपोफैरिंग्स माउथ पार्ट्स के बीच में रहता है, ट्रू। फीमेल में 7th, 8th, 9th स्टर्ना, ये तक देखना अच्छे से, जेनाइटल पाउच बनाती है, ट्रू। 10th सेगमेंट में एनल सरकाई है, एक जोड़ी है, दोनों सेक्स में है, बिल्कुल ट्रू। अ पेयर ऑफ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीकी इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ, ये गलत है, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा 4, डी फॉर दिल्ली। आइए देखें। ओ माय गॉड, 2%, क्या हो गया, कहां गड़बड़ हो गई भाई, कहां गड़बड़ हो गई? केवल एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, वृंदा ने। भाई बेटा फॉल्स पूछा है, फॉल्स। 7th, 8th, 9th स्टर्नाइट से तो बनता है, 2021 का क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। चलिए आइए 2020, देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 2023, 2022, 2021 और 2020, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मुस्कान, क्या हो गया ये? मोए 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 मोए। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव, इट मे स्टिल लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज हेड के अंदर थोड़ा सा ही है, बाकी सब वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में है, यानी बेली पोर्शन के अंदर है। इसका आंसर देखें, 87% ने ऑलमोस्ट सही दिया है, विटामिन चाहे क्या। वेरी गुड देवेश, साइका, राजीव, एवरीबडी वेल डन। आइए 2020 में जब कोविड वाला पेपर हुआ था तब भी आया है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, एक साल इसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी आए थे, तो यू नेवर नो, हो सकता है 2024 में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। करिए ट्राई। फोरगट के पार्ट्स का सीक्वेंस बताना है,
सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड। तो माउथ के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड। ये तो मेरे सभी नादान परिंदों ने पूरा सही दे दिया होगा। 77% ने सही दिया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले विटामिन, भावेश, देवेश, हमजा, साइका, नैन्सी, वेरी गुड। ये देखिए कोविड वाले टाइम पर एक और क्वेश्चन भी आया था यहां से। एनल स्टाइल 9th से निकलता है, एनल सरकारी 10th में होता है रश्मि, पर एनल स्टाइल 9th सेगमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनल सरकारी 10th सेगमेंट दिया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करिए मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में वही टेक्निक लगाएंगे, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के लिए क्या है, गिजार्ड यानी प्रो वेंट्रिकुलस, ए का 3 होगा, खेल खत्म, पैसा हजम, टैंग डैंग डैंग। ये गैस्ट्रिक्स हिपैटिक सी की 10 पेयर स्पेरिकल्स हो जाएंगे और एनल सरकारी 10 सेगमेंट में हो जाएगा। बट एनीवेज हमारा आंसर तो एक झटके में आ गया। 71% ने सही दिया, देवबेश, हमजा, ट्विंकल, नेहा, वृंदा, आकृति, बहुत बढ़िया। ये लीजिए 2019 में रिपीट PYQ, 2019 में भी आया है, 21 में भी आया है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, और क्या चाहिए जिंदगी में। सत्येंद्र, आपकी वजह से बॉटनी बायो में 360 में से 360 आ रहे, क्या बात है, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। सब लोग पॉजिटिव होके पढ़ो। देखो मैं एक ही सलाह दूंगी, एक जगह से पढ़ो, एक चैप्टर के लिए एक टीचर, एक सीरीज फाइनलाइज करो, वहीं से पढ़ो, वहीं से बार बार रिवाइज करो। 10 जगह से मत पढ़िए। सब बेस्ट हैं, जिनसे आपके दिल के तार मिलते हैं, जहां से पढ़ के मजे आते हैं वहां से पढ़ो, पर एक जगह से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां माउथ नहीं दिया, फैरिंग्स है, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद पहले क्रॉप आएगा, फिर गिजार्ड, फिर इलियम, कोलॉन, रेक्टम। यहाँ हाइनगट भी इंक्लूड कर दिया, हाइनगट भी इंक्लूड कर दिया। 85% ने सही दिया, विटामिन, देवबेश, हमजा, जामिता, भावेश, बहुत बढ़िया। चलो ये लो जी, 2018 में फिर आ गया, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। 2023, 2022, 2021, 2020, उसका कोविड वाला पेपर, 2019, 2018, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। Which of the following is used to identify male cockroach from female cockroach? ये तो आप यूं बताओगे, यूं झटके में। बोर्ड शेप स्टर्नम होती है, पर 9th नहीं 7th होती है, वो भी फीमेल में होती है। 4 विंग्स दोनों के सेम होते हैं, एनल सर्काई दोनों में सेम होता है। स्टाइल में रहने का, हर स्टाइल में रहने का। 84% ने सही दिया है ऑलमोस्ट। कार्टून एनिमेशन, अनीशा, हमजा, अवंतिका, बहुत बढ़िया। ये लीजिए 2016 बन गए क्वेश्चन, ठीक है। सारंग, देवेश, हमजा, प्रशांत, एवरीवन, ट्विंकल, प्लेलिस्ट देख लेना आप, उसमें पूरी जूलॉजी कवर की है मैंने, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इनफ है, सफिशिएंट है, बस उसे अच्छे से कर लो। बॉटनी के वन शॉट्स मेरे मिल जाएंगे ईटूज इंडिया की प्लेलिस्ट में, ईटूज इंडिया चैनल। उम्मीद सीरीज 3 अप्रैल से 12th का जूलॉजी मैं कराऊंगी। मेल कॉकरोच में स्पर्म्स कहां पर स्टोर्ड होते हैं, अब मेल में पूछ रहे हैं सेमिनल वेसिकल में, फीमेल के अंदर वो डिपॉजिट करते हैं स्पर्माथीका में। अगर यहाँ स्पर्माथीका भी होता तो भी सेमिनल वेसिकल होता, क्योंकि फीमेल में होती है स्पर्माथीका। बट खैर यहाँ तो कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। 86% ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए 2016 फिर से एक और क्वेश्चन, हर साल, ठीक है। रंजन, सिस्टमैटिकली पढ़ो, एक दिन पहले प्लान करो अगले दिन क्या पढ़ना है, प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ो, रैंडमली मत पढ़ो। अपने दिमाग में डिसाइड करो क्या चीज किस सीरीज से पढ़नी है, हर सीरीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपका 12th जूलॉजी रिवाइज हो चुका है तो मुझे भी देखने की जरूरत नहीं है आपको उम्मीद में दोबारा से। जिस चैप्टर में कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक पे कंफ्यूजन है, उतना देख लिया बस अपन ने। 10 सीरीज इसलिए चल रही है ताकि जिसको जहां अटकाव है वहां हम हेल्प कर सके। हर चीज हर किसी के लिए नहीं है। जैसे अगर बुफे है तो अपन ऐसा थोड़ी करेंगे सब कुछ खा ले, भाई पेट तो अपना है, बीमार तो अपन होंगे, फ्री का खाना है तो क्या हुआ। चलिए नॉट प्रेजेंट मतलब फॉल्स बताना है। नाउ शाइजोसीलोम होती है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन ये भी होता है, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम। इसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है, आप नोट्स में ऐड कर लेना, और डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल क्लीवेज, ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं। आप वैसे भी आंसर लगा सकते थे क्योंकि 1, 3 एंड 4 आपको पता है बिल्कुल ट्रू है। ओ विवेक ने सही दिया है, अवंतिका, अंशिका एंड मोहम्मद ने। बेटा ये तो एनिमल किंगडम में पढ़ते हो आप, ये कैसे गलत कर सकते हो, आपके एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ये। एंटेरोसीलोम लास्ट के 3 में होती है, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, बाकी में ये शाइजोसीलोम ही होती है। चलिए 2015 का क्वेश्चन करिए ट्राई करिए, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 2-3 और हैं। अवंतिका सही दिया था आपने, गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मोए मोए करने का नीट में कोई स्कोप नहीं है, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ो पर सिस्टमैटिक होके पढ़ो, हर चीज मत पढ़ने लग जाओ हर जगह से।
आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर कहां से पढ़ूंगा, ये टॉपिक कहां से पढ़ूंगा, बस वहीं से पढ़ना और बार बार रिवाइज करना है। याद रखो, सफलता एक बार में नहीं मिलती, पर एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है, बार बार रिवाइज करने से। टर्गा स्टर्नाइन क्लोराइड जॉइन बाय, अरे ये हमसे क्या पूछ लिया, ये तो हम 90% के ऊपर लेकर आएंगे। ओ 98.57, क्या बात है, क्या बात है, जियो मेरे नादान परिंदो। विटामिन, देवेश, अनीशा, राजीव, सौनक, एवरीबडी, बहुत बढ़िया। चलिए 2015 का एक और क्वेश्चन करिए ट्राई। पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे आप, वहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज बैच ओपन करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर कर लेना। वहां पर अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं सारे चैप्टर्स के पीडीएफ और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ में किस फॉर्म में डालते हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। पर घबराओ मत, ऐसा मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी जरूरी नहीं आए, और आ भी गया तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता, डोंट वरी। 88% ने सही दिया है, कार्टून, भावेश, जीविका, एवरीबडी। चलिए 2013 का एक क्वेश्चन, 14 में नहीं आया, हो सकता है 24 में भी ना आए, अरे हम तो चाहते हैं आए, अब तो हमने पढ़ लिया है। करिए, ट्राई करिए एवरीवन। बस इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, जस्ट 2 मोर क्वेश्चंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट जरूर देख लिया करो। मालपीगियन टिब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में नहीं। मेल्स में शॉर्ट एनल स्टाइल होता है, नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, हाँ ये करेक्ट है। नर्वस सिस्टम में नीचे वेंट्रल है और उसमें 10 नहीं 9 होते हैं, 3 इन दी थोरैक्स एंड 6 इन दी एब्डोमेन, और 4 विंग्स टेगमिना है, बट फ्लाइट में हाइंड विंग्स यूज होते हैं। आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 2। 62 ने ऑलमोस्ट सही दिया है। विवेक, विटामिन, ट्विंकल, देव, राजीव, वेरी गुड एवरीबडी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बस फिर एक क्वेश्चन और। 2013 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, देखो यू नेवर नो किस साल कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, मासूम राणा, विवेक, ट्विंकल, सौनक, भावेश, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ड। लास्ट मोल्ड के पहले तक, यानी लास्ट निम्पल स्टेज में विंग पैड बन जाता है, पर विंग्स नहीं बनते। विंग तो आखिरी में ही बनते हैं, विंग्स आखिरी में बनते हैं। 4 विंग हो चाहे हाइंड विंग हो, वो आखिरी में ही डेवलप होता है। 65% ने ऑलमोस्ट सही दिया, विवेक, सौनक, गणेश, बहुत बढ़िया। और अब आइए नीट 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। करिए ट्राई। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? मेल और फीमेल जो अलग अलग हम पहचानते हैं, वो कैसे पहचानते हैं? सरकाए दोनों में होता है, डार्क ब्राउन, सरकाए दोनों में होता है, स्क्लेराइड्स दोनों में होंगी, स्टाइल केवल मेल मारेगा, एनल स्टाइल ओनली इन मेल्स। 69.3% ने सही दिया है, देवेश, भावेश, राजीव, सक्षम, एवरीबडी। तो विद दिस मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, आज का सेशन कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में पूरी जूलॉजी कंप्लीट हो गई है। मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बस एक ही बात बोलूंगी मैं, सिस्टमैटिकली पढ़ो, प्लान्ड वे में पढ़ो, हर चीज हर जगह मत देखने लग जाओ, और एक ही चीज को जहां से भी पढ़ रहे हो सोर्स से बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो उम्मीद सीरीज में मिलते हैं 3 अप्रैल से कंपटीशन वाला पे 12 जूलॉजी पढ़ने के लिए। बाय एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।